अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा माजिद और आपके लिए न्यू नॉवल लेकर आई हूँ जिसका नाम ज़महरीर है, जिसके राइटर अमारा हुसैन है। तो मुझे पता है आप लोगों को, काफ़ी लोगों को बीच में इशू होगा कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पर जो है वो नॉवल रीड नहीं किया। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये 10 चैप्टर्स का नॉवल है फ़िलहाल। मीन्स के ऑलमोस्ट 15 चैप्टर्स इसके टोटल होंगे। तो अभी 10 चैप्टर्स आए हैं। तो जिस तरह मैंने अनकबूत या वेल्यू था या बाकी के जो नॉवेल्स किए हैं जो 15-15 डेज़ पर मैं अपलोड करती थी, तो इसी तरह से मंथ या 15 डेज़ में ये नेक्स्ट एपिसोड आया करेगी, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है? तो ये जो नॉवल जो है ना वो बहुत मज़े का है। इतना फैंटेसी बेस है ना, इतना इसमें थ्रिल है, इतना इसमें रोमांस है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जैसे परियों की कहानी होती है ना, जिस तरह हम लोगों ने सिंड्रेला या मीन्स के स्नो वाइट या इस टाइप की जो स्टोरीज़ पढ़ी हुई है, इस तरह का कुछ इसका है ना। तो मैं आप लोगों को ना खाली इसका सिर्फ़ खुलासा देती चलूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को आइडिया हो ये कैसा नॉवल है। आज आप ऐ आज आप एक ऐसे सफ़र पर जाने वाले हैं जिसमें मौजूद सस्पेंस, फैंटेसी और थ्रिल आपसे मुतारिफ होगा, तो आपका हर पल ठहर सजाएगा। ये सफ़र जो बोस्निया की एक सरसब्ज और मायूस सी दुनिया मॉस्टर से शुरू होता है, जो कि परीसा कुनान का शहर है, जो आपको कुछ मिलते जुलते एहसासात की याद दिलाएगा जो कभी निम्रा अहमद का हालिम पढ़ते हुए आपने महसूस किए थे। लेकिन याद रखें, इस शहरज़दा कहानी का मरकज़ एक शहर है, एक खतरनाक शहर जिससे दो आम इंसानों को शिकारी और शिकार में बदल दिया है। इनकी जिंदगियों के गिर्द घूमती हैं। ये पुरस्कार कहानी आपको कुछ ऐसी गहराइयों में ले जाएगी जहां आप खुद को कभी इस कहानी का किरदार समझ बैठेंगे और खुद को एक ऐसे मुकाम पर पाएंगे जहां दो दुनिया एक दूसरे से जुड़ जाती है, चाहे वो आपके अंदर की दुनिया हो या जमहरीर की। यहाँ इन दो किरदारों के बीच दुश्मनी किसी और के हाथों की तकदीर की मानिंद लिखी गई है। आइए शुरू करते हैं जमहरीर का सफर, जहाँ मोहब्बत, शहर और धोखा सिर्फ एक बड़े खेल के छोटे हिस्से हैं। तो ये छोटा सा जो है वो इंट्रो दिया है खाली, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस बेस पर है। अच्छा, ये ना फुल फैंटेसी बेस्ड नॉवल है। अच्छा, फैंटेसी बेस है, मिस्ट्री है, इसमें रोमांस है और एनिमीज लवर्स है और सीक्रेट एजेंट भी है इसमें, और बाकी के बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी इसमें, ठीक है? तो टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, चलते हैं नॉवल की तरफ। और इससे पहले मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अमारा हुसैन की, जिन्होंने मुझे अपना ये नॉवल वॉइस ओवर करने के लिए दिया। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला बाब, माहिर चोर। मेरे लिए न कुंजियां हैं न ताले, जो कुछ मैं चाहूं मेरा हो जाता है। ये रात का पहला पहर था। आसमान की स्याही इस शहर की खूबसूरती को ढक चुकी थी। 400 खामोशी का रास्ता, दरिया के पानी पर हवा से बनती लहरें चांद का अक्स बनाती और बिगाड़ती जाती। इस दरिया से ऊपर देखो तो सुनसान पड़ा पुल था, वही पुल जो शहर मॉस्टर का अहम तरीन हिस्सा था, जिस पर दिन के वक्त सयाहों का एक हजूम बना रहता। इस पुल से 10 किलोमीटर की दूरी पर शहर के रिहायशी हिस्से में तिकोनी छतों वाले घरों के वस्त में गोल पत्थरों से बना कॉटेज रात की खामोशी में सर उठाए खड़ा था। मॉस्टर के शहर के पुराने पुल की जानिब बने इस कॉटेज के टेरेस से दरियाए एमरलैंड और ये पुराना पुल बमा शहर के बकिया हिस्से से के साफ नजर आते थे। टेरेस के आसपास उगे पौधों से टमटमाते जुगनू उड़ उड़कर शीशे की स्लाइडिंग डोर पर झमकट्टा बनाते जा रहे थे। अंदर कमरे का मंजर इनके लिए वासे था। कमरे के वस्त में रखे बेड पर एक लड़की महू ख्वाब थी। इसके तकिए पर बिखरे शहद रंग बाल साइड टेबल पर रखे लैंप की रोशनी में सुनहरे लगते थे। इसके सीने पर वो सीधा कवर वाली सुरमई डायरी रखी थी, जो हाथों में थामे वो सो गई थी। बेड के बाएं जानिब अलमारी और ड्रेसिंग टेबल थे। वक्तन इसके पुरसुकून चेहरे के तासुरात बदलने लगे, जैसे वो किसी ख्वाब के जेर असर हो। बिस्तर पर सोई लड़की कसमसाई। इसने ख्वाब में खुद को घने जंगल में खड़ा पाया। इसका सुर्ख लंबा कोट जंगल की हरियाली में ऐसे ही नुमाया था जैसे गुलाब की हरी पत्तियों में होता है। इसने अपने हाथ में थामे टॉट के थैले को देखा, जो थे वो थैला जो इसके दादा पौधों को जड़ समेत रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। तभी इस लड़की को याद आया कि इसके दादा ने इसे जंगल में ब्लू बेल के फूल लेने भेजा था, वही फूल जिन्हें यहाँ के लोग परियों के फूल कहते हैं।
इसे जड़ समेत इस पौधे को इस थैली में रखना था ताकि इसके दादा इसे अपने बाग में उगा सकें। इसने दूर दूर तक फैले घने दरख्तों पर निगाह डाली। सूरज की रोशनी घने दरख्तों के बायस जहाँ बजा जंगल में उतरकर फैली हुई थी, वो घने पौधों से गुजरते आगे बढ़ने लगी। दफ्तन इससे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। इसने रुककर अंदाजा लगाना चाहा कि आवाज किस सिम से आ रही है, और तभी एक हिरनी पूरी रफ्तार से दरख्तों के बीच ऊंचे नीचे रास्तों पर इसे भागती दिखाई दी। ठीक इसी लम्हे कोई तेज धारी चीज इसके बाजू को छूते हुए हिरनी के ताक़ुब में आगे बढ़ गई। वह चौंकी, हाथ से टाट का थैला छूटकर जमीन पर गिर पड़ा था। इसके करीब से भागती वो हिरनी जरा दूर जाकर कराहते हुए रिपट कर गिरी। पहले पहल तो इस वो लड़की हवास पाख्ता हुई, और फिर जैसे कुछ समझ आने पर तेजी से झाड़ियों में पड़ी कराहती हिरनी की जानिब कदम बढ़ाए। इसे आसपास किसी खूंखार जानवर की मौजूदगी का ख्याल भी आया। वह एक दो झाड़ियां हटाती, रास्ते में पड़े दरख्त के बोसीदा तने को फलांगती हिरनी तक आई। जमीन पर पड़ी हिरनी के गर्दन के मकाम पर तीर पेवस्त हो चुका था। हिरनी का पेट जोर जोर से सांस लेने के बायस मुसलसल हरकत में था। इसने आगे बढ़कर इसकी गर्दन से तीर खींचना चाहा, मगर वो काफी गहराई में पेवस्त था। 2-3 मरतबा कोशिश करने के बाद वो इसे निकालने में कामयाब हो गई। इसने हाथ में पकड़े खून आलू तीर का जायजा लिया, अनोखे से तर्ज पर, बिना किसी तीर जिसकी दुम पर वेल बूटों की डिजाइनिंग थी। तीर की नोक खून आलूद होने के बावजूद चमक रही थी। दफ्तन अकब से आती घोड़े की हिनहिनाहट और भारी दौड़ते कदमों की आवाज ने उसे दोबारा चौकन्ना किया। वो हिरासा हुई, इससे पहले वो उठती इसने हिरनी को जिंदगी की आखिरी सांसें लेते महसूस किया। इसकी बड़ी स्याह आंखों के जूत बुझने लगे और लड़की का अक्स इनमें साफ दिखाई देने लगा। हिरनी को फलांगते हुए जंगल की तरफ भागते इसे नहीं मालूम था कि वो क्यों भाग रही थी। शिकारी हिरनी के पीछे थे, इसे भला वो क्या कहते। थोड़ा आगे जाकर वो करीबी दरख्त के चौड़े तने की ओट में छुप गए। तेज दौड़ने के बायस इसकी सांस फूली हुई थी। तने से टेक लगाए इसने खौफजदा नजरों से पलट कर देखा। हिरन के करीब आते घुड़सवार का चेहरा दरख्तों के साए तले इसे दिख नहीं सका। घुड़सवार ने इसकी मौजूदगी को भांप लिया था। इससे पहले कि घोड़े को ईड़ लगाकर वो इसकी तरफ भागता, लड़की ने ऊंची नीची जमीन की परवाह किए बगैर पूरी कुवत से अपने पैरों को दौड़ने पर मजबूर किया। इसकी बड़ी से आंखों में खौफ था, बिल्कुल वही खौफ जो कुछ लम्हात पहले भागते हुए हिरने की आंखों में था। इसके दौड़ते कदमों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। लरजते दिल के साथ इसने अपनी रफ्तार मजीद तेज की और अगले ही लम्हे वह लड़खड़ाती हुई खाई में गिरती चली गई, जिसे शिकारियों ने जानवरों के लिए खोदा था। खाई के ठीक सामने मौजूद दरख्त पर एक और तीर तेजी से आकर पेवस्त हुआ। इसकी आवाज पर इसने चेहरा उठाकर ऊपर देखा। जर्द चेहरा पसीने से तर था, लेटे नमी के बायस चेहरे पर चिपक गई थी। इसका दिल जैसे पसलियों से बाहर आने को था। शायद वो इसे भी कोई जानवर समझ रहे थे। इसने बाजू में होती चुभन को बढ़ते महसूस किया। कदमों की आवाज लम्हा बलम्हा करीब होती जा रही थी। इससे पहले कि कोई खाई की जानिब आता, इसने चेहरा झुकाकर आंखें मींच ली, और इसी वक्त इसकी आंख खुल गई। इस ठंडे मौसम में पसीने से शराबोर वो एक झटके से उठकर एकदम बेड पर उठकर बैठ गई। सुरमई कवर वाली डायरी फिसलकर इसकी गोद में गिर गई। ये कैसा ख्वाब था। कंधों पर आते बालों को इसने साइड टेबल से उठाते कैचर में लपेटा। चेहरे पर दाएं बाएं फैली गीली लटें कानों के पीछे अड़सी। इसकी सांस अब तक फूली हुई थी। प्यास की शिद्दत से इसके हलक में कांटे चुभने लगे। ब्लैंकेट पैरों से हटाते इसने बेड के करीब पड़े स्लीपर्स पाँव में घुसेड़े और साइड टेबल पर मौजूद जग से पानी शीशे के ग्लास में उंडेला। वो एक ही घूंट में ग्लास खाली कर दिया था। इसने पहले कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा जिसे इसने ऐसी हकीकी तौर पर महसूस किया हो। इसे लग रहा था जैसे वो ख्वाब ख्वाब नहीं हकीकत था। लड़की ने बेड पर पड़ी डायरी दराज में डालने के लिए उठाई, और तभी इसकी नजर बेसाख्ता अपने बाजू तक गई, जहां इसे कुछ देर पहले चुभन का एहसास हुआ था। इसके दाएं आस्तीन पर कट लगने के बायस फट चुकी थी।
اور وہاں خون کے پھیلے ہوئے دائرے تھے، اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ تیزی سے آستین اوپر کھینچنے کے بعد اس کے بازو اوپر کر کے نظروں کے سامنے کیا۔ جہاں سے تیر چھو کر گزرا تھا وہاں سے خون رس رہا تھا۔ نہیں، یہ بھی خواب ہے، میں اب بھی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے گال تھپتھپائے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اور زخم خواب کی طرح غائب نہیں ہوا تھا۔ اس نے بدحواسی میں ڈائری ٹیبل پر دے ماری۔ سلائڈنگ ڈور پر بیٹھے جگنو ابھی سہم کر اڑ گئے۔ اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ سلائڈنگ ڈور پر پھیلے جالی دار پردے سے پورا چاند اپنی چمک بکھیرتا دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے کمرے میں موجود ہر شے سے خوف آنے لگا کہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، میں نیند میں ہوں۔ الماری سے بینڈیج نکال کر اس نے بازو پر لگائی۔ پلکیں چھپکتے وہ مسلسل خود کو باور کروا رہی تھی، یہ محض خواب ہے۔ بلینکٹ میں منہ چھپا کر اس نے آنکھیں سختی سے بند کر لی، خود کو پھر سے یقین دلاتے ہوئے کہ یہ خواب تھا، یا تو شاید اس کا دماغ کہانیوں کے آئیڈیاز سوچتے سوچتے الٹا کام کرنے لگا تھا۔ اسے نیند نہیں آئی تھی۔ صبح تک اب وہ کروٹیں لیتی، اس بات سے بے خبر کہ حقیقت وہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس نے اپنے بازو پر دیکھی تھی۔ بوسنیا کے دل میں واقع موسٹر شہر کا آسمان اس وقت شفاف نیلا تھا، اور اسی شہر کے خوبصورت علاقے کا منظر تھا۔ پرندوں کی ٹولیاں مساجد اور گرجا گھروں کی میناروں کے چکر لگا کر دریائے ایمرلینڈ پر واقع جاں بجا پلوں کے نیچے کبھی نیچے کبھی اوپر سے گزرتی۔ آس پاس ہی جا بجا کھڑے کئی رنگ و نسل کے سیاح اس منظر کو ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کی توجہ پرندوں اور خوبصورت مناظر کی جانب مقبوضل کرواتے۔ کیمروں میں یہ منظر قید کر رہے تھے، یہ شہر جسے بوسنیا کا دل کہا جاتا ہے لگتا ہے سیدھا کسی پریوں کی کہانی سے نکلا ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں کی تاریخ، مختلف ثقافتیں، ادیان اور قدرتی خوبصورتی اسے کسی پینٹنگ کا حصہ بناتی ہے۔ دفتر اس پرسکون اور ہنستے بستے ماحول میں کوئی زور سے چلایا۔ کچھ لوگوں کی آواز کی جانب گردنیں گھمائی۔ پاس ہی درختوں پر بیٹھے 1-2 پرندے پھر سے اڑے۔ چور! اسے پکڑو! چور ہے یہ! کوئی بلیک ہوڈی پہنے بھاگتا ہوا اولڈ برج پر موجود سیاحوں کے ہجوم میں تیزی سے غائب ہوا۔ ہاتھ میں کیمرہ لیے برج پر کھڑی خاتون نے نسوانی آواز کی جانب گردن گھمائی۔ سفید ٹرٹل شرٹ پر لانگ براؤن کوٹ اوڑھے ہوئے اسے بکھرے شہد رنگ بالوں والی لڑکی سے اپنی جانب بھاگتی ہوئی آتے دکھائی دی۔ خاتون ہڑبڑاتے ہوئے بدک کر ایک طرف ہوئی، جبکہ وہ لڑکی سیاحوں کو دیکھنے دھکیلنے کی کوشش کرتے اسی جانب بھاگی جس طرف چور بھاگا تھا۔ لوگ راستہ چھوڑتے ایک طرف ہونے لگے۔ کچھ ہی پل میں چور اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ماسٹر کے پرانے بازار پہنچ چکی تھی۔ صاف ستھرا بازار جہاں کھلی دکانوں میں خرید و فروخت جاری تھی۔ اس نے پھولتی سانسوں کو قابو کرتے سر پر ہاتھ رکھے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کچھ ساعتوں کے لیے اس پر پیوست دکانداروں، پھل فروشوں اور لوگوں کی حیرت بھری نظریں دوبارہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوئی۔ اس نے زور سے پیر پٹکے اور جھنجھلاتے ہوئے غصے سے چلائی۔ لوگوں کو دوبارہ اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھ کے تیزی سے پلٹی، اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہی بلیک ہوڈی والا ہاتھ اس کا سفید ٹوٹ بیگ لیے اسے ڈرگ سٹور کے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، پریسا کنان سرعت سے اس کی جانب لپکتے ہوئے دونوں ہاتھ کمر پر جمائے اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ اس نوجوان کے ہاتھوں کا جائزہ لے کر اس کی نظریں ہڈی میں چھپے اس کے چہرے کو کھوجنے لگی۔ وہ ایک طرف سے نکلنے لگا، وہ بھی اس کے سامنے اسی طرف ہو گئی۔ 2-3 دفعہ دائیں بائیں ہونے کے بعد جب اس نوجوان کو اندازہ ہوا کہ لڑکی اس کا راستہ چھوڑنے والی نہیں، تو اس نے تیوری چڑھاتے ہوئے ہڈی کو پیچھے کی جانب الٹا۔ ایک کی نظروں میں ناگواری جبکہ دوسروں کی نظروں میں غصہ تھا۔ نوجوان ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ رفتاً پریسا کا چہرہ غصے سے تمتمایا۔ میرا بیگ واپس کرو۔ نیچی آواز میں دانت پچپچاتے اس کی نظریں اسی پر جمی تھی۔ وہ اونچی قد اور معمولی شکل کا بوسنی نوجوان تھا۔ اس کے بال بھورے تھے،
जिस्म कसरती और रंगत गंदमी माइल साफ थे। जिस चीज को परीसा ने सबसे ज्यादा नापसंद किया वो इसकी घनी मूंछें थी। परीसा के अल्फाज और लहजे पर वो दो कदम पीछे हुआ। कौन सा बैग? उलझते हुए उल्टा इससे सवाल किया, जिसे तुमने कुछ देर पहले मुझसे चुराया है। अपनी तरफ उंगली से इशारा किया। वो बेसब्री से इसके चेहरे के ज़ाविये जांच रही थी। इसकी तरफ से चौकन्ना आया, दोबारा भागना चाहे। अगर इसने आंखें चुराई तो यही चोर होगा। झूठ बोलते वक्त लोग आंखें चुराते हैं। अपनी अक्लमंद दोस्त की आवाज इसके कानों में गूंजी। नौजवान इसके चेहरे के बदलते बिगड़ते जावियों को नजरअंदाज करते हुए खंकारा और इर्द गिर्द इधर उधर मतवज्जा लोगों को एक नजर देखता। दोबारा इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। मोहतरमा को गलत फहमी हुई है, मैं चोर नहीं हूँ। और दोबारा एक तरफ होकर निकलने लगा। जब वो अचानक दोबारा इसके सामने आई, देखो, मैं कहीं रिपोर्ट नहीं करूंगी तुम्हें। मुझे मेरा बैग वापस कर दो। मैं इसमें मेरी बहुत अहम चीजें हैं। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाई, हालांकि ख्याल ही ख्याल में इसने इसका सर दीवार में दे मारा था। हाँ, ये भी इसका अपना एक तरीका था गुस्सा ठंडा करने का। एडम का दिमाग घूमने लगा। इसे चलते चलते हाथ में पकड़ा फर्स्ट एड का सामान गाड़ी तक पहुंचाना था। कुछ देर पहले इसकी गाड़ी से एक बूढ़ी खातून टकरा गई। हालांकि इस खातून को एडम की गाड़ी से टकराने पर कोई खास चोटें नहीं आई थी, लेकिन फिर भी कमजोरी के बायस इनकी हालत गैर थी। बदक ब्रेक लगाने पर वो बड़ी मुसीबत से बच गया था, लेकिन वो इन्हें बिना ऐड दे ऐसे जाने नहीं दे सकता था। गाड़ी ब्रिज के पास खड़ी करके वो पुराने बाजार के ड्रग स्टोर की जानिब लपका। भागने की वजह से इस ठंडे मौसम में इसके फूलते तनफ्फुस के बायस सिर्फ चेहरे पर पसीने के कतरे उभर रहे थे। वो दोनों बाजार के ऐन विस्त में खड़े थे। आसपास लोग बार बार इन्हें एक तरफ होने के लिए एक्सक्यूज कर रहे थे और ये बदतमीज लड़की से चोर समझकर इसका मजीद फकसाया कर रही थी। मुझे आपके बैग में कोई दिलचस्पी नहीं, बराह मेहरबानी एक तरफ हो जाए। माथे पर बल जमाए इस दफा इसने अपनी नागवारी छिपाने की कोशिश नहीं की थी। तो फिर मेरा बैग आपके हाथ में क्या कर रहा है? इसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए इसने पूरे एतमाद से एक आईब्रो चुकाई। नौजवान ने पहले इसे नागवारी से देखा, फिर हाथ में थामे बैग को और अचानक खोलकर इसके सामने कर दिया। मुझे शुक्र है वो पीछे हुई, वरना शायद इस बैग को इसके सर पर बंद करके वो इसे हलाक कर देता। इस पूरे शहर में ये सफेद बैग सिर्फ आपके पास नहीं है। मार्केट में आने वाली हर चीज सैम, चीजों के हजारों सैंपल्स बनते हैं। हैरत है, इतनी लंबी होकर आपकी अकल टखनों में रह गई। इसकी बात पर इसके कानों से धुएं निकलने लगे, चेहरा सुर्ख होकर गुस्से से तमतमाने लगा। और हैरत है, इतने बड़े होकर आपको खवातीन से बात करने की तमीज नहीं। नथने फुलाकर इसने मुठियां भींची। तमीज मैं सिर्फ इन लोगों के लिए इस्तेमाल करता हूँ जिन्हें खुद बात करने की तमीज हो, और जो सरह बला वजह लोगों पर चोरी का इल्जाम न लगाएं। बहरहाल, आपको मेरे चोर ना होने का यकीन हो चुका हो तो मैं चलता हूँ। नौजवान का हुलिया और लहजा इसे किसी भी तरह चोर कहने के लिए मुनासिब नहीं था, लेकिन क्या चोर चोरों की तरह हुलिया अपनाएगा? एक लहजे को वो सोच में पड़ गए। तो फिर आप भाग क्यों रहे थे? इसके माथे पर फैली सिलवटें मसीह गहरी होने लगी। हठ धर्म की इंतहा करते हुए इसने भी इस बदलिहाज मुंहफट और बदतहसीब इंसान की नागवारी को नजरअंदाज किया। मैं किसी की मरहम पट्टी का इंतजाम करने के लिए भाग रहा था। सफेद टूथ बैग इसकी आंखों के सामने ऐसे लहराया, इसमें मौजूद किसी दवा की बोतल इसकी नाक से टकराई और वो बिलबिलाते हुए पीछे हुई। नाक सहलाकर फारिग हुई तो सामने ड्रग स्टोर का दरवाजा इसका मुंह चिढ़ा रहा था। फरीसा कुनान ने पहले खुद को कोसा, फिर इस शख्स को, और फिर इस बैग को जो हर किसी के पास था। खौफ छुपाते हुए इसने दाएं बाएं देखा। बैग ऐसे कैसे गायब हो गया? इसने आंखें बंद करके सोचना शुरू किया। कुछ ही देर पहले जब इसने मॉम की कॉल उठाई थी तो उसके कंधे पर लटके बैग का स्ट्रिप थामा हुआ था। इस वक्त वो ब्रिज के दाएं जानिब गोल पत्थरों वाली सीढ़ियों पर बैठी हुई थी।
जो नीचे दरिया के किनारे को जाती थी, कहीं बैग इसके कंधे से फिसल तो नहीं गया। वो चौंकी और इसी जानिब पलटी जहां से भाग कर आई थी। गौर से हर इस जगह का जायजा लेना शुरू किया जहां जहां वो रुकी थी। आसपास लोगों से पूछा जो ऐसे किसी बैग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। स्टेडियम पर कुछ ना पाकर वो नीचे दरिया के किनारे की तरफ आई, जहाँ बजा लोग चादरें बिछाए बैठे थे। ये जगह पिकनिक के लिए मशहूर थी। सामने दरिया का शफाफ पानी जोरों शोरों से बह रहा था। दोनों तरफ में खूबसूरत कदीम इमारतें थी। ओल्ड ब्रिज के कुछ नौजवान छलांग लगाकर दरिया में कूदते दिखाई दे रहे थे, जबकि ऊपर इनके फैमिली मेंबर्स हंसते मुस्कुराते खुशी से भरपूर चेहरा लिए ये मनाजिर कैमरों में कैद किए जा रहे थे। एक वही थी जो परेशान थी, एक वही थी जो उदास थी। जब भी वो घर से हंसते मुस्कुराते निकलती, कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता था। कभी कोई गाड़ी इसके कपड़ों पर कीचड़ उछालती जन से गुजर जाती और इसे वापस घर जाना पड़ता। तो कभी इसकी लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज राइटिंग एजेंसी वाले रिजेक्ट कर देते, जिस पर इसने पूरा पूरा हफ्ता लगाया होता था। दफ्तर वो बच्चों के इस हजूम की जानिब बढ़ी, जो जमीन पर आलती पालती मारे बैठे थे। इनके चेहरे खुशी और जोश से भरपूर थे और आंखें इस कुबड़े आदमी पर टिकी थी, जो दरख्त के नीचे बड़े से गोल पत्थर पर बैठा था। इसका लिबास मटियाला था, पैरों तक आता हुआ। एक आंख जाया होने के बायस छोटी हो चुकी थी, जबकि दूसरे ठीक थी, और बाल मिल्कजे। वो अजीब सा आदमी था, डरावना सा। लेकिन बच्चे इसके गिर्द बहुत शौक से बैठे थे। शायद इन्होंने देखा हो मेरा बैग। खुद कलामी करते वो इनकी जाने बढ़ी। करीब जाने पर इसे इस कुबड़े की आवाज सुनाई दी, जो तो पूरी तवज्जो से इन बच्चों से कह रहा था, इस गांव पर खतरनाक कुओं का राज है। वहां के कुएं, वहां के कौवे लोगों की कीमती अशिया चुरा कर ले जाते हैं और इनसे अपने घोंसले सजाते हैं। इसने खंकारने पर वो सारे इसकी तरफ मतवज्जा हुए। जरा सा खजल होके पूछा जरा सा खजल होके पूछ बैठी, क्या किसी ने यहाँ सफेद रंग का टोट बैग देखा है? मुझे लगता है मैंने इसे यहीं कहीं खोया है। इसकी आवाज पर कुबड़े के फिजा में फैले हाथ, जो शायद कौवों को खतरनाक साबित करने का इशारा कर रहे थे। इसके आसपास बैठे 10-15 बच्चों ने गर्दनें घूमी। कुछ और इसका यूं दखल देना कुछ को इसका यूं दखल देना अच्छा नहीं लगा। मुंह बिगाड़ते हुए इन्होंने कंधे उचकाए। "हम्म," कुबड़े ने हुक्कार भरा। सफेद बैग? कुछ ऐसा जो शायद कौवों को पसंद आया हो? क्या तुम जानती हो, एवरवुड के गांव में कौवे लोगों की चीजें चुराया करते थे? कुबड़े के चेहरे पर अहमकाना मुस्कुराहट थी। पता नहीं ये बेवकूफ बच्चे इसकी झूठी कहानियां सुनने के लिए इसको पैसे क्यों दे रहे थे। कुबड़े के करीब रखे टीन के डब्बे में जिन बच्चों को सिक्के डालते देखकर इसके माथे पर बल पड़े, और यहाँ इसके नॉवल का मेन्यू स्ट्रिप हो चुका था, जिसे छापने से पहले ही एडिटर्स ने अच्छी तरह से ख्वार करना था, या फिर इसे वो इसके मुंह पर ही दे मारते। मायूसी इसके चेहरे पर दराई थी। फिर इसे कुबड़े की अहमकाना हंसी सुनाई दी और वह झुंझलाई। ये एवरवुड नहीं है, यहाँ कौवे कुछ नहीं चुराते। उफ, पता नहीं मेरा बैग चोरी हुआ है या खो गया है। रुहासी होकर इसने चेहरे पर परेशानी से हाथ फेरा। लेकिन कभी कभार जो इस दुनिया में हमसे खो जाता है, वो इन्हीं कहानियों में मिल सकता है जो हम सुनाते हैं। हमें बस इन पहेलियों को हल करना पड़ता है, जो इर्द गिर्द फैली होती हैं। आपने मेरा बैग देखा है या नहीं? इस अहमक कुबड़े के पास वक्त ही वक्त था, शायद, जो इसके पास बिल्कुल नहीं था। जो चीज हम ढूंढते हैं वो पूछने से नहीं, इसके लिए सफर करने से मिलती है। इसकी जानिब झुककर बोलते हुए वो कुबड़ा फिर से जोर से हंसा। इसकी हंसी सूखे पत्तों के गुजरने जैसी अचानक थी। इसकी पहेली नुमा बातें इसे मजीद चिड़चिड़ा कर रही थी। इसे आजकल गुस्सा कुछ ज्यादा आ रहा था, और जब तक वो गुस्से में कुछ उगल न देती, इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब भी इसने वही किया। लगता है सहमत को डायलॉग्स बोलने की आदत है। बेवकूफ।
दांत पीसते इसके मुंह से निकला और कुबड़े की मुस्कुराहट रफू चक्कर हुई। क्या कहा तुमने? बेअदब लड़की। कुबड़ा हाँफते हुए खड़ा हुआ। कहानी में खलल होने के बायस बच्चे भी इसे गुस्से से देखने लगे। कुछ नहीं, खुद को बेवकूफ कह रही हूँ। कितनी बेवकूफ हूँ मैं, मुझे पता कैसे नहीं चला और मेरा बैग गायब हो गया। इसने अपना सर पीटा। मुझे अपने इर्द गिर्द का होश ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, उजलत में कहते वो वहां से रफू चक्कर हुई। पता नहीं इतनी बातें इस कुबड़े के जहन में रहती कैसे हैं। अल्लाह इन चोरों का बेड़ा गर्क करे। इसने फिर से गुस्से से अपने बाल बिगाड़े। इसकी पुरानी आदत थी, जैसे प्यार प्यार से माए बच्चों के बाल बिगाड़ते थे। वो गुस्से में दोनों हाथों से अपने बिगाड़ते थे। फिर आदतन कोट की जेब थपथपाई। 2 कदम से दूरी पर बने रेस्तरां को देखकर इससे अपनी दोस्त का ख्याल आया, जिससे इसे यहाँ मिलना था। सेल फोन उसकी जेब में था। गर्दन मसलते इसने फोन ऑन किया। स्क्रीन रोशन हुई तो इसने अलीसा का नंबर मिलाया। कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ अलाइजा इसकी उकताहट भरी आवाज सुनकर चौंकी। ऐसी उकताहट पर ऐसी उकताहट परीसा के लहजे में तब होती थी जब इसे आखिरी वक्त में प्लान कैंसिल करना होता था। सुबह जब इनकी बात हुई थी तो वो बहुत खुश थी। दोनों ने आज ओल्ड ब्रिज के पास वाकई बेला बेला स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाना था और इसकी डायरी को लाइब्रेरी में चेक करवाना था। इससे पहले कि परीसा कुछ बोल पाती, इसकी अजीज अजीजाज जान दोस्त रेस्टोरेंट के सामने खड़े होकर हवा में शामिल कबाब तलने की खुशबू को आंखें बंद करके मजे से सूंघा और बोली, ये मत कहना तुम नहीं आ रही। मैं बेला स्टार के करीब हूँ और आज मौसम भी बहुत प्यारा है, तो तुम मेरा मूड खराब नहीं कर सकती। और शायद यहाँ हमें वो भी दुख दिख जाए। हाय कितना हैंडसम है ना वो। मैंने अपने जहन दिमाग का इस्तेमाल करके अचानक से अलाइजा की बदलती टोन पर वो चौंकी। कौन वो? फरीसा की सुई इस बेनाम इंसान पर रखी। इसने बेला स्टार की जानिब सुस्त कदम बढ़ाए और आसपास चलते फिरते रंग बिरंगे लोगों को देखा। वही काली वर्दी वाला पुलिस ऑफिसर जो तुम्हारे मोहल्ले में रहता है, मेरे शहर का मुहाफिज, मेरी पहली मोहब्बत। मोबाइल कान से लगाए अलाइजा ने अपने घुंघराले बालों की लट को कान के पीछे अड़से हुए शर्माने की जद्दोजहद की और दूर खड़ी परिसा को हाथ से इशारा किया। पहली। परिसा ने बेला स्टार के बैरूनी हिस्से में रखे बेंचेस पर अलाइसा को बैठते हुए देखा और तंजिया आईब्रोज खाए। दोनों ही आंखें मिली। वो मलामती नजरों से अलाइजा को देख रही थी। माफ कीजिएगा अलाइजा बीबी, लेकिन आप कई दफा इस बीमारी में पहले मुब्तला हो चुकी है और कई बार इस तरह इस बार भी वन साइडेड अफेक्शन है। कोई और हैंडसम बंदा दिख जाए तो इस शहर के मुहाफिज को चूहा के इसकी मोहब्बत में पड़ जाएंगे आप। दूसरी जानिब अलाइजा ने पुतलियां सकेटते हुए चुपती निगाहों से इसे घूरा। हाथ को पंखे की तरह झिल्लाते आंखें घुमाए। जब तक ये दोस्त इसकी जिंदगी में थी, इसकी खुशफहमियां ऐसी ही राख होनी थी। मेरा बैग चोरी हो गया है। इसने रेस्तरां से दिखते हुए ब्रिज पर परेशान नजरें जमाई। नीचे बहते दरिया का शोर था। रेस्तरां में मौजूद मेजों के दोनों इतराफ में लकड़ी के लंबे बेंच थे, जिन पर 4 अफराद बआसानी बैठ सकते थे। मेजों की 2 कतारें लकड़ी के छत तले थी, जबकि एक मजीद कतार आसमान तले और फिर लोहे की एक खूबसूरत रेलिंग से इसको 4 दीवारी दी गई थी, जो ऊंची न थी। बाकी घरों की तरह रेस्तरां की इमारत भी तिकोनी छत और ईंटों से बनी थी। ये तामीराती तर्ज इस शहर की कशिश में मजीद इजाफा करता था। रेस्तरां में काफी लोग थे। एंट्रेंस की जानिब परिसा के पुश थे और बाहर चलते फिरते लोगों को वो बआसानी देख सकती थी। अलाइजा जो वेटर को मतवजा करने के लिए इशारा दे रही थी, इसके मुकाबले बैठी थी। इसका बैग मेज पर रखा था। गंदे में रंगत घुंघराले बालों और पुरकशिश नकोश की हामिल ये लड़की इसकी बचपन की दोस्त है। क्या? कैसे? कहाँ चोरी हुआ? अलाइजा इससे बात न करने का इरादा तर्क करके बुखलाते हुए की सांस में बोले, यही ओल्ड ब्रिज के पास। सैलरी तो नहीं थी ना बैग में? अलाइजा ने लहजे को फिक्रमंद बनाते हुए से छेड़ा। जॉब होगी तो सैलरी मिलेगी। उकताहट भरी सांस खारिज करते इसने मेज के नीचे पैर फैलाए।
لیکن اس میں میرے ناول کا مینو اسکرپٹ تھا، وہ ڈائری تھی۔ اوہ! اب کہ وہ حقیقت میں فکر مند ہوئی۔ ٹیبل پر کونیاں جمائے پریسا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ پریسا، تم رو رہی ہو؟ وہ یکدم پریشان ہوئی۔ ٹیبل پر آگے کو ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ کوٹ کے آستین سے پکڑ کر ہلایا۔ پریسا، رو مت ورنہ میں بھی رونے لگوں گی۔ تم نے مجھے کیا بچی سمجھ لیا ہے؟ الائزہ کا ہاتھ چٹک کر پریسا ایک دم سیدھی ہوئی۔ مجھے اپنے ناول کا سوچ کر اکتاہٹ ہو رہی ہے۔ کتنی محنت سے لکھا تھا میں نے۔ سینے پر ہاتھ باندھتے اس نے الائزہ کے پریشان ہوتے چہرے کو نارمل ہوتے دیکھا، اور اس میں ڈائری بھی تھی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے پتلیاں سکیڑے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ الائزہ کو اس کی بڑبڑاہٹ سنائی نہیں دی۔ وہ قریب آتے ویٹر کو میز پر رکھے مینیو کارڈ میں سے ایک کباب ڈش پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہوا سے میز پر رکھے گلدان کے پھول پتے گرانے لگے، جیسے اس کے ساتھ ویجیز تو ہوں گی نا، ہے نا؟ ویٹر اسے جواب دینے لگا جب پریسا میز پر ہاتھ مارتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ ایلی، اور اس میں ڈائری تھی، میری موم کی ڈائری۔ وہ دونوں اس کے اچانک چلانے پر بوکھلائے۔ الائزہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پہلے بوکھلاتے ہوئے ویٹر اور پھر پریشان چہرہ پریسا کو دیکھا۔ دوبارہ ویٹر کو دیکھتے اسے معذرت لی ہوئی، مسکراہٹ کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ اف، کتنا چیختی ہو تم پریسا! میری ڈائری ہے اس بیگ میں ایلی، وہ ڈائری، وہ بہت اہم ہے میرے لیے، وہ آخری نشانی ہے میرے پاس۔ اس کی آواز میں پیدا ہوتے فکر الائزہ کو محسوس ہوئی۔ کئی دن پہلے یہ ڈائری وہ بیگ میں ڈال چکی تھی، سوچتے ہوئے کہ رائٹنگ ایجنسی سے واپس آتے وقت وہ اسے لائبریری میں موجود بک ریپیئر شاپ میں دکھا دے گی۔ اس کے صفحات پرانے ہونے کے باعث ایک دوسرے سے چپک چکے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ جو کچھ لکھا گیا تھا وہ مٹ نہ جائے، لیکن ہر دفعہ آتے جاتے وہ اسے دینا بھول جاتے تھے۔ آج بھی اسے بیگ میں رکھی گئی ڈائری کا خیال نہ آتا اگر بیگ چوری نہ ہو جاتا۔ وہ اسے بنا کھولے نہیں کھو سکتی تھی۔ یہ بوسنیا کے شہر سراجیوا کے گرد و نواح میں واقع جنگلات میں سے ایک کا منظر ہے۔ گھنے پیڑوں کے باعث سرد موسم کی یہ نرم گرم دھوپ جنگل کو روشن کرنے سے قاصر تھی۔ چرند پرند کی آوازوں سے جنگل گونج رہا تھا۔ جنگل میں داخل ہونے والے جھرنوں کی دبلی پتلی لکیریں وہاں رہنے والے چھوٹے موٹے جانوروں کی پیاس بجھانے کا سامان تھی۔ انہی میں سے ایک جھرنے پر کسی ہرنی کا عکس پڑ رہا تھا۔ جہاں سے وہ پانی پی رہی تھی وہیں پانی پر گول گول دائرے بنتے جاتے اور ہرنی کا عکس پانی پر بگڑتا چلا جاتا۔ یہ نہایت نایاب نسل کی ہرنی تھی جس کے سنہری جلد پر قطار در قطار سفید دھبے تھے۔ دفتن وہ پانی پیتے رکے۔ اس نے گردن اٹھائی اور کان کچھ سننے کے لیے حرکت کرنے لگے کہ اچانک وہ چوکنا ہوئی جیسے اس نے خطرے کو بھانپا ہو۔ اس کی سفید ٹانگیں اٹھیں اور ایک ہی جس میں وہ جنگل کے اندرونی حصے کی جانب بھاگی۔ جس جگہ وہ کچھ دیر پہلے کھڑی تھی وہیں موجود پیڑ کے تنے پر زن سے ایک تیر آ کر پیوست ہوا۔ تیر عین اس سرخ نشان پر لگا جسے نشانہ بازی کے لیے وہاں اس پیڑ پر لگایا گیا تھا۔ یہاں اس جنگل میں ہی نشانات جا بجا پھیلائے گئے تھے۔ تم ہرن کو نشانے پر رکھ رہے تھے یا اس سرخ نشان کو؟ ویسے بہت تیز جانور ہے یہ، اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتا۔ ارد گرد رکھے سامان کو اٹھاتے درمیانے قد اور کندھوں تک آتے براؤن بالوں والے نوجوان نے پاس ہی کھڑے اس شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا جس کی پیٹھ پر تیروں سے بھرا ترکش تھا۔ دائیں ہاتھ میں سیاہ رنگ کی جدید کمان تھی جسے اس نے خاص اپنی پسند سے تیار کروایا تھا۔ دفتن وہ شخص اس نوجوان کی جانب پلٹا، تم یہیں رکو، اور دوبارہ اسی جانب گھوما جس جانب ہرن بھاگا تھا۔ سیاہ شرٹ پر لیدر جیکٹ پہنے اس کی گرے آنکھیں دھوپ میں کانچ سی چمک رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال ہوا سے ماتھے پر بکھرے تیزی سے اس ہرن کے پیچھے لپکتے۔ اس نے پاس بہتے جھرنے سے ایک ہی جس میں چھلانگ لگائی اور گھنے جنگل میں غائب ہو گیا۔ پیچھے کھڑے نوجوان نے کندھے اچکائے ادھر ادھر گردن گھما کر آسمان کی جانب دیکھا اور بے نیازی سے ہاتھ میں پکڑا سیب انماہک سے کھانے لگے۔ کچھ قدم دور جنگل میں داؤد سلطان ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اس ہرن کو اپنے تیر کے نشانے پر رکھ چکا تھا۔
اس کی گرے آنکھوں میں عقاب کی سی چمک تھی، نشانے پر رکھی ہرنی لڑکھڑائی تھی۔ اس کے پیٹ سے بھل بھل نکلتا خون اس کے کھڑے رہنے اور بھاگنے کی سکت چھین چکا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں بے جان ہوتی جا رہی تھی۔ ہرنی کی کچھ ہی سانسیں باقی تھیں۔ اس جیسے تیر اندازی کے شوقین کے لیے ہر ہرنوں کا شکار اب سب سے دلچسپ تھا، کیونکہ انہیں شکار کرنا دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مشکل تھا۔ جس کسی نے بھی اس ہرن کو نشانہ بنایا تھا، کوئی اناڑی نشانے باز لگتا تھا۔ شکار کو ٹھیک وہیں انہی جگہوں پر مارا جاتا ہے جہاں سے ان کی موت فوراً واقع ہو۔ یہاں اس ہرنی کا نشانہ لے کر اسے درد سے بلبلانے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس نے تیر کو انگلیوں کی گرفت سے آزاد کیا، کمان سے نکلتا ہوا ہوا کو چیرتا ہوا وہ ٹھیک وہیں جا لگا جہاں اس نے نشانہ لیا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق ہرنی وہیں ڈھیر ہو گئی اور اسی وقت اس نے اس کی جانب گردن ترچھی کر کے اس کی طرف اسے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور وہ لمحے بھر کے لیے مسکرایا۔ دور پڑا ہرن اپنی آخری سانسیں لے چکا تھا۔ وہ اٹھا اور شکار کی جانب قدم بڑھایا۔ جب اس کی جیب میں پڑا فون تھرتھرایا۔ کمان کو ایک ہاتھ میں تھامے اس نے دوسرے ہاتھ سے فون جیب سے نکال کر اس کی اسکرین روشن کی۔ مسٹر فیلکن، بوسنیا میں پائٹ پیپر کا نیا ایڈیشن آ چکا ہے۔ آپ نیا ایڈیشن اس لائبریری سے اٹھا سکتے ہیں، شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ نیچے لائبریری کا ایڈریس دیا گیا تھا۔ اسکرین پر ابھرتے پیغام نے چہرے پر موجود کچھ دیر قبل کے اطمینان کو سنجیدگی میں بدلا، اور اس نے چہرہ اٹھایا۔ مجھے ڈرانے سے پہلے اپنے پیچھے موجود کیٹرپلر کے سے نمٹ لو، کہیں تمہیں کاٹ نہ لے۔ اسماعیل علی جاں عقب میں کھڑا اسماعیل ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر بھونچکار گیا تھا۔ سرحد سے پیچھے پلٹا تو کالے رنگ کا لمبا چوڑا کیٹرپلر پھن پھلائے سے ڈسنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے منہ سے ایک حواس بافتہ چیخ نکلی اور وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ داؤد نے تیزی سے آگے بڑھ کر سرسراتے سیاہ سانپ کے سر پر اپنا بھاری بھرکن جوتا رکھا اور پوری قوت سے اس کا سر کچل دیا۔ زمین پر پھیلتے زہر کو دیکھ کر اسماعیل کی پھنسی پھنسی آواز فضا میں گونجی۔ کیٹرپلر، تم اس سانپ کو بنا مڑے کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اس کا منہ ابھی بھی حیرت سے ادکھلا تھا۔ اس نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ دیکھ نہیں سکتا تو سن تو سکتا ہوں۔ وہ تمہارے پیچھے سرسرا رہا تھا اور تم اسے کسی ننھے کیٹرپلر کی طرح نظر انداز کر رہے تھے۔ باتیں تم مارکس مین بننے کی تیاری کرتے ہو۔ دفتن وہ ٹھٹکا۔ اس کے چہرے پر چھائے طنزیہ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسے اسی جانب سے قدموں کی چاپ سنائی دی جس طرح ہرنی گری پڑی تھی۔ اسماعیل کے اترتے چہرے کو نظر انداز کرتے وہ سرعت سے درختوں کی ٹہنیاں ہٹا کر جا بجا گرے ہوئے پتوں کو رونتا ہرن کی جانب بڑھا۔ داؤد کو وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ کسی کو نہ پا کر اس نے چاروں طرف گردن گھمائی، آنکھیں بند کر کے کچھ سننے کی دوبارہ کوشش کی، مگر چاروں طرف چرند پرند اور پتوں کے ہوا سے ہلنے کی آوازیں تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولی اور زمین پر پڑے ہرن کو دیکھا۔ ہرن کی گردن پر ہاتھ رکھا، اس کا جسم ابھی بھی گرم تھا۔ اسی وقت اس کی نظر خون کے بنتے تالاب کے قریب پڑے اپنے تیر کی جانب گئی اور اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ تیر جتنی گہرائی میں پیوست ہوا تھا، اس کا خود بخود یوں باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے نیچے جھک کر تیر اٹھایا اور 5 انچ تک خون سے رنگین تھا۔ اتنی گہرائی سے اسے کوئی شخص ہی نکال سکتا ہے۔ اس کی تیز نظریں ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ چلو، ہمارا یہاں آنا بیکار نہیں گیا۔ آج کی رات باربیکیو کے لیے میں تمہیں پہلے سے دعوت دیتا ہوں۔ تم نے میری جان بچائی ہے، اس لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ ویسے اس نسل کا ہرن یہاں بوسنیا کے جنگل میں ہرنوں کی یہ نایاب نسل چتال کہلاتی ہے، اور تم نے صحیح کہا، اس کا یہاں پایا جانا عجیب ہے۔ یہ نسل اکثر انڈیا اور سری لنکا کے جنگلات میں پائی جاتی ہے۔ ضرور اس کا جھنڈ کہیں آس پاس پھیلا ہوگا۔ یہ اکیلے کبھی سفر نہیں کرتے۔ اس کو مارنے پر گورنمنٹ کی طرف سے جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں ہرن کو تفتیشی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسماعیل ہرنی کے پاس بیٹھ کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ویسے تم نے اسے مارا کیوں؟ مہینے میں 1 سے زیادہ ہرن کا شکار تمہاری طبیعت کے خلاف نہیں۔
یہ پہلے سے ہی زخمی تھا۔ لمبی سانس بھرتے اس نے اسماعیل کو دیکھا جس نے ابھی نشانہ لیا تھا۔ اس کا مقصد یا تو ہرن کو مارنا نہیں تھا یا وہ کوئی اناڑی مارکس مین تھا۔ اپنی گاڑی میں لے جاؤ اسے۔ ذبح کرنے سے پہلے زخمی جگہوں کا جائزہ لے لینا۔ کچھ تیروں پر ایک خاص قسم کا زہر لگایا جاتا ہے تاکہ جانور تیر لگنے پر زیادہ دور تک نہ بھاگ سکے۔ ہاں ہاں، مجھے معلوم ہے۔ نہیں کھلاؤں گا میں تمہیں زہریلا گوشت۔ تم نہیں آ رہے؟ اس کی بات پر داؤد نے پہلے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا، پھر بولا، مجھے ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس کی کالز ہمیشہ ارجنٹ پہنچنے والی ہوتی تھی۔ وہ پلٹنے لگا۔ ایک بات بتاؤ، تمہاری ٹیم جب پورا کام سنبھال ہی رہی ہے تو تمہیں کام کی جگہ پر اس طرح چھٹیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تمہیں پہلے ہی اپڈیٹ کر تو رہے ہیں۔ کچھ چیزوں کو تو میری منظوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے کام ٹیم میری بغیر نہیں کر سکتی۔ اس کے چہرے پر اب سنجیدگی تھی، وہ ایسا ہی تھا، اپنے کام کے لیے ساری چیزیں پشپس ڈالنے والا۔ میں یہ ہرن اکیلے کیسے گاڑی تک لے کر جاؤں گا؟ رکو۔ اسماعیل کے پیچھے اس کے پیچھے لپکا۔ اسماعیل علی جان، تمہیں کچھ کام اکیلے کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ میں ہمیشہ تمہاری مدد نہیں کروں گا، بے فکر رہو، مزید ساتھ نہیں آئیں گے۔ اس کا کندھا تھپ تھپا کر داؤد نے جن نظروں سے اسے گھورا وہ تل ملا کر رہ گیا۔ میں ان کیڑے مکوڑوں سے نہیں ڈرتا، تم کیا سمجھتے ہو؟ دور جاتے ہوئے داؤد کی پشت پر زور سے چیخا، پھر اپنے کندھے کو بگڑا ہوا منہ بناتے ہوئے جھاڑا، جیسے داؤد کے ہاتھوں نے اسے گندا کر دیا ہو۔ ہرن کو دیکھ کر اس نے ایک اکتاہٹ بھری سانس لی۔ داؤد سلطان، ایک دن تمہیں میری صلاحیتوں کا اندازہ ہو جائے گا، اور تب میں تمہیں بالکل منہ نہیں لگاؤں گا۔ پشت پر پہنے بیگ کو زمین پر رکھتے وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے بیگ کی زپ کھولی اور اس میں سے رسی نکالتے ہوئے اسے کھولنے لگا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ اس جنگل میں اکیلا ہے۔ چاروں اور پھیلے گھنے درختوں کے جھنڈ نے اسے اپنے مغرور دوست کی کمی کا احساس دلایا۔ عرصی گردن کے بال کھڑے ہوئے اور وہ پوری رفتار سے رسی کھول کر ہرنی کے گرد باندھنے لگا۔ یہ بیلا اسٹار ریسٹورانٹ کا منظر تھا۔ ٹھنڈی ہوا پانی کی ہلکی پھلکی پھوار لیے ریستوران میں بیٹھے لوگوں کی مزاج پر بھلی لگ رہی تھی۔ ریستوران کا کھلے آسمان تلے کا حصہ لوگوں کی توجہ کا زیادہ مرکز تھا۔ لکڑی کے انٹرنس سے داخل ہونے والے لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں خطبت کر کے ایک اس طرف خوشی سے اشارہ کرتے اور جلدی سے کسی خالی بینچ پر بیٹھ جاتے، مبادا کوئی ان سے پہلے وہ جگہ نہ ہتھیا لے۔ شہر کا یہ حصہ ساکت کر دینے والے مناظر سے بھرپور تھا۔ دفتن وہیں لکڑی کی بینچوں میں سے ایک پر بیٹھی الائزہ نے پریسا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم فکر نہ کرو، ہم پولیس اسٹیشن جا کر تمہارے بیگ کی رپورٹ کریں گے۔ قسمت اچھی ہوئی تو تمہارا بیگ ضرور مل جائے گا۔ میز پر رکھی پلیٹس میں رنگ برنگی تازہ سبزیوں کے بیچ رکھے کبابوں سے نکلتا دھواں ان دونوں کے بیچ دیوار حائل کر رہا تھا۔ ریستوران کے ارد گرد پھیلا اینٹوں سے بنا فرش گیلا ہونے لگا۔ پریسا کی نظریں ماسٹر برج پر جمی تھی۔ الائزہ کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتے اس نے نظریں پھیلائیں اور اس کی روشن چہرے پر جمائے۔ اداسی سے ہنکارا بھرا، معلوم نہیں مجھے زیادہ دکھ ڈائری کا ہے یا اپنے ناول کھونے کا؟ اس کی گرفت سے ہاتھ نکال کر اس نے کانٹا اور چھری اٹھائی۔ میرے خیال میں تمہیں زیادہ دکھ ڈائری کا ہے، وہ تمہاری موم کی آخری نشانی تھی اور تم نے اسے پڑھ بھی نہیں پائی۔ ناول تو تم دوبارہ بھی لکھ سکتی ہو، اس کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ تیز تیز منہ چلاتے الائسا نے ہوا میں کانٹے والا ہاتھ ہلایا اور دوسرے ہاتھ سے سیل فون سکرول کرنے لگی۔ کباب کا ٹکڑا کانٹے میں پھنسا کر چھری سے کاٹتے ہوئے پریسا کے ہاتھ رکے۔ اس نے ایک مذمتی نظر الائزہ پر ڈالی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ناول لکھنا آسان ہے؟ ہاں، کوئی بھی بیٹھے گا اور بنا رکے لکھتا جائے گا۔ مجھے اس ناول کو لکھنے میں پورا سال لگا ہے۔ اس نے میز کو پیٹتے ہوئے شہادت کی انگلی اس کے سامنے کی۔ پورا 1 سال 5 مہینے ریسرچ پر لگائے، باقی لکھنے میں۔ اور دوبارہ غصے سے زور زور سے کباب پر چھری پھیرنے لگی۔ الائزہ نے اس کے تیزی سے چلتے ہاتھوں کو پھر منہ کو دیکھا اور پھر ادھر ادھر کرتن گھمائی۔ مبادا کوئی ان کی طرف متوجہ ہو، تم پلیٹ توڑ دو گی پریسا، اور میں اس کے لیے پے نہیں کروں گی۔ اس کے ہاتھ کو بازو سے پکڑ کر روکتے ہوئے دبی دبی آواز میں احسان جتاتے ہوئے بولی، تم نے پہلے کب کیا ہے؟ تمہیں
اپنے اس فون سے فرصت ملے تو تم میرا دکھ سمجھو گی۔ الائسا کی نظریں اس کی چھری والے ہاتھ کے ساتھ فضا میں گھوم رہی تھی۔ کہیں وہ غصے میں سے قتل ہی نہ کر دے۔ تم کیسے کر سکتی ہو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں اپنے ناول کے لیے پریشان نہیں ہوں؟ میں وہی الفاظ دوبارہ اسی انرجی سے کیسے لکھوں گی؟ اب ایک ایک کر کے سبزیاں زور سے کانٹے میں مع کباب کے پھنساتے ہوئے اس نے کانٹا غصے سے منہ میں ڈالا۔ لہذا فون پر موصول ہونے والی نوٹیفیکیشن پر متوجہ ہوئی تو تم دوسرا ناول لکھ لینا۔ سیدھے ہاتھ میں کانٹا ہونے کے باعث الٹے ہاتھ سے موبائل پر ٹائپنگ کرتے وہ خیالی سے بولی تھی، اور اگلے لمحے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ فریسا کی چھری کا رخ اب اس پر تھا۔ الائسا کی آنکھیں پھیل کر چھری پر جم گئی۔ تھوک نگلتے اس نے اپنے چہرے پر معصومیت طاری کی۔ وہ میرا مطلب ہے ہم پولیس اسٹیشن جا کر۔ اس کی پھنسی پھنسی آواز ایک دم رکی تھی۔ اس کی نظر پریسا کے عقب میں ریستوران میں داخل ہوتی یاسمین آنٹی اور ان کی بے پناہ خوبصورت بیٹی داریا پر پڑی تھی۔ بالوں کا اونچا جوڑا بنائے کھلے سے گھٹنوں تک آتے سرمئی گاؤن پہنے وہ مسکرا کر داریا سے کچھ کہہ رہی تھی۔ گاؤن پر پہنا کریم کلر کا اونی سویٹر موسم کی مناسبت سے پہنا گیا تھا۔ کھلے سنہری بالوں والی داریا ان کی بات پر نزاکت سے کھلکھلائی، پھر ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز قریبی بینچ پر رکھے۔ ہلکے آسمانی رنگ اور سفید پھولوں والی فراک اس پر خوب جچ رہی تھی۔ دفتن اس کی نظر الائسا پر پڑے۔ اس نے گردن موڑ کر یاسمین کو ان کی طرف متوجہ کیا اور ان کے قدم اسی جانب بڑھ رہے تھے۔ پریسا، تمہاری موم۔ اس کا چھری والا ہاتھ پھر سے پرے کیا۔ پریسا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں گردن پیچھے موڑی اور پھر اسی تیزی سے واپس گھمائے۔ کیا انہوں نے ہمیں دیکھ لیا؟ وہ اسی طرف آ رہی ہیں، منہ ہلائے بغیر کہتے الائزہ نے منہ کباب سے بھرا اور چہرے پر ان کی آمد کے لیے جھوٹی مسکراہٹ سجائی اور اونچا کر کے ہاتھ ہلایا۔ نیما شان سے اف نہیں۔ آنکھیں بیزاری سے گھماتے اس نے اپنی شرٹ کی ٹرٹل نیک سانس لینے کے لیے کھینچی، جیسے اس کی آمد پر اس کی سانس رک گئی ہو۔ وہی جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اس نے گردن موڑی۔ مجکا، موم، آپ یہاں اچانک سے؟ آئیے بیٹھیے۔ مسکرا کر بیٹھے بیٹھے ایک طرف سرکتے اس نے قریب کھڑی سوتیلی ماں اور بہن کو دیکھا۔ الائسا بھی دوسرے بینچ پر داریا کے لیے جگہ بناتے اسی جانب کھسکی۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں رائٹنگ ایجنسی جانا ہے، جہاں تمہیں آج جاب ملنے والی تھی، اور تم اپنی دوست کے ساتھ یہاں بیٹھی ہو۔ یاسمین کے چہرے پر موجود کچھ دیر پہلے کی مسکراہٹ تلخی میں بدل چکی تھی۔ پاس کھڑی داریا مزے لیتی مسکراہٹ کے ساتھ الائسا کے پہلو میں بیٹھی۔ الائسا اس کی خوبصورتی سے متاثر چوری چھپے سے دیکھ لیتی۔ وہیں جائیں گے ہم۔ وہ پہلے بخلائی، جھوٹ کھڑنے کے لیے کچھ وقت لیا، پھر مسکرا کر الائسا کو دیکھا۔ وہ جواباً زوروں شوروں سے سر ہلانے لگی۔ رائٹنگ ایجنسی نے انٹرویو کا وقت بدل دیا تھا، یہ کھانے کے بعد بس وہیں کے لیے نکلیں گے۔ آپ بیٹھیں۔ بینچ کی طرف اشارہ کرتے اس نے اپنی بگڑتی مسکراہٹ چھپانے کے لیے قہوے کا کپ منہ سے لگایا۔ نخوت سے اس نے پہلو میں بیٹھتے یاسمین نے شاپنگ بیگز میز کے نیچے رکھے۔ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ اور تمہاری مام، ان کی بیکری کیسی چل رہی ہے؟ ان کی مشکوک نظریں دونوں کا تیزی سے مشاہدہ کر رہی تھی۔ وہ الائزہ سے مخاطب تھی۔ لہجہ تھوڑا نرم ہوا جبکہ داریا قریبی ویٹر کو آرڈر لکھوانے لگی۔ لوگ ہنوز ریستوران میں آ جا رہے تھے۔ میں یہیں قریبی اسکول کی پرائمری کلاسز کو پڑھا رہی ہوں۔ مام کی بیکری بھی اچھی چل رہی ہے۔ اب تو کسٹمرز کافی بڑھ رہے ہیں۔ شام کے وقت وہیں ان کا ہاتھ بھی بٹا دیتی ہوں۔ آپ شاید شاپنگ کر کے آ رہی ہیں۔ الائزہ نے ان کے بیگز کو دیکھا۔ سردیوں کے کچھ کپڑے لینے تھے، بس وہی لیے ہیں۔ تمہیں تو پتا ہے داریا کو کپڑوں کا کتنا کریز ہے۔ ابھی بھی اس کی الماری بھری پڑی تھی۔ لیکن آج کل کے بچے تو موسم بدلنے پر دوبارہ وہی کپڑے نہیں پہنتے۔ فیشن جو بدل رہا ہے۔ تیزی سے باقی ان کے انکل کی فیملی کو کل دعوت پر بلایا ہے۔ ایمر بھی اٹلی سے آ چکا ہے۔ دعوت کے لیے کچھ گروسری لی ہے۔ انہیں لمبے لمبے جواب دینے کی عادت تھی۔ ٹیبل پر ویٹر اب ان کا دیا گیا آرڈر سرو کر رہا تھا۔ پریسا نے قہوے کا کپ میز پر رکھتے الائزہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کی تنبیہ کی۔
तो फिर तो आप परीसा के लिए भी लाई होंगी। मुस्कुराकर अलाजा ने दोनों माँ बेटी को देखा। यास्मीन थोड़ा गड़बड़ाई, फिर खुद को कंपोज करते हुए परीसा को प्यार भरी नजरों से देखा। अरे दारिया के सारे नए कपड़े इसी के पास तो जाते हैं, और ये खुद भी अब जॉब करेगी तो करेगी, फिर अपनी शॉपिंग। तभी तो बार बार इसको मैं ये फजूल शौक छोड़ने का बोलती हूँ, जो इसका सारा वक्त जाया कर देती है। अब तुम्हारी तरह कहीं ठीक से जॉब करे तो इसका फायदा है। महंगाई इतनी है, मैं तो दारिया के खर्चे नहीं उठा सकती तो परीसा के कैसे उठाऊंगी। इसके बाबा की कंपनी से आने वाली पेंशन में तो क्या हमारा ही गुजारा हो पाता है। ठंडी सांस पड़ते वो मेज पर रखे खाने की जानिब मतवज्जा हुई। इन्हें मालूम होता है कि वह अपना नॉवल खो चुकी है और इसी चक्कर में इंटरव्यू का टाइम गुजर चुका है, तो वहीं भरे मजमुए में इसकी इज्जत अफजाई कर देती। तुम ही समझाओ इसे, तुम समझदार हो। परिसा ने गर्दन की पुश्त सहलाई। मुझे इसका यूं वक्त जाया करना पसंद नहीं। कम से कम इसका रिश्ता आए तो सही जगह से। राइटिंग की डिग्री से ये क्या कर लेगी? लिखने का आजकल कोई फायदा नहीं। 24 साल की हो चुकी है। मैं तो भाई इसके लिए भी वही सोचती हूँ जो तारिया के लिए सोचती हूँ। माशाल्लाह इसका बीएस साइकोलॉजी में आखिरी सेमेस्टर है। मुसलसल रिश्ते आ रहे हैं, लोगों को मना करने के लिए हीले बहाने ढूंढने पड़ते हैं। मॉम को मॉम कोई डिग्री फालतू नहीं होती। ये इंसान की सलाहियत पर डिपेंड करता है कि वो इस डिग्री का किस तरह इस्तेमाल करता है। पहलू बदलते हुए इसने परीसा के चेहरे पर आती शहद रंग लट को पीछे किया। चलो देखते हैं तुम्हारी सलाहियत तुम्हें नौकरी दिलवाती है या नहीं। कब से बैठी खामोश दारिया सादा से लहजे में बोल पड़ी। इस इसकी तंजिया निगाहें खुद पर महसूस करते परीसा ने पहलू बदला। अब इसे कौन बताए कि जॉब मिलने का चांस वो खो चुकी है। इसे कहीं और अप्लाई करना पड़ेगा। चलो दारिया, लेट हो जाएंगे। घर में काम पड़े हैं। वेटर को बिल पे करते यास्मीन ने दारिया को चलने का इशारा दिया। ज़बूगम गुड बाय के दारिया ने एक अदा से अपने बाल छटक कर कंधे के पीछे किए। शॉपिंग बैग्स उठाए। यास्मीन ने भी मुस्कुराकर अलविदाई तासर दिया और वो दोनों इन्हें वहीं छोड़कर रेस्तोरां से बाहर निकलने को आगे बढ़े। फरीसा ने सुक्का सांस लिया, अलबत्ता इसका चेहरा मजीद उतर चुका था। तुम इनकी बातों को दिल पर मत लो। हर किसी के दिल हमारे प्रोफेशन की इज्जत नहीं होती। ऐसी बातों को दिल पर लोगी तो कुछ नहीं कर पाओगी। अब तो मुझे इनकी बातें सच्ची ही लगती हैं। अब तक मैंने कोई प्रोग्रेस नहीं की। सिर्फ इतना हुआ है कि मैं अपना नॉवल लिख पाई हूँ। इसका भी कुछ पता नहीं कि छप सकेगा या नहीं। लिटरली एजेंट्स को कायल करना भी लिटरेरी एजेंट्स को भी कायल करना भी एक अलग लंबा काम है। ना ही अब तक मैं कोई जॉब कर पाई हूँ। कब तक दीदा मेरे खर्चे उठाएंगी? मेरी उम्र की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हैं। पलके झपक कर इसने आंखों में उभरती गमी को वापस धकेला। अलाहजा ने तरहम भरी नजरों से इसे देखा। मुझे अपनी जिंदगी से उकताहट होने लगी है। वो मायूस थी। परिसा, जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बुरे वाकयात ही हमारा सामना करते हैं। हमें अच्छे वक्त की उम्मीद भी रखनी चाहिए। जब हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते तो हमें अच्छी उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए। उम्मीदें दुख देती हैं। मुझे किसी चीज की तवक्को करने की जरूरत नहीं। अगर सब कुछ किस्मत में ही लिखा है तो ऐसे ही से जो होगा इससे इसी वक्त निपटा जाएगा, जैसे आप निपट रही हूँ। चलो चलें। अलाइजा इसकी बात पर लाजवाब होते हुए गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई थी। दोनों वहां से निकले। परिसा की गर्दन में बाजू हायल करते इसने अपने करीब किया। वो इसे ऐसा उदास नहीं देख सकती थी। वो पहले कभी इस तरह मायूस नहीं हुई थी, लेकिन लगता है अब हालात इसे घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे थे। वैसे वहां बुर्राक तो होगा, पुलिस स्टेशन में मेरा हुलिया तो ठीक है ना? अपनी घुटनों तक आती स्कर्ट से ना दीदा गर्द छाड़ते इसने बासु के हाले में मुकीद परिसा का चेहरा देखा। तुम इसके शहर से बाहर आ जाओ, क्या पता वो किसी और को पसंद करता हो। इसे शक में डालते परिसा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मजीद फैलाते हुए पटपटाई। तो मजाक बना लो मेरा। मेरे एहसासात बिल्कुल खालिस हैं। मुझे लव एट फर्स्ट साइड हो चुका है। वो अकब से चिल्लाई। परिसाज की चीख की आवाज नजरअंदाज करके ब्रिज से छलांग लगाते नौजवानों की वीडियो बनाने लगी। अपना मूड बेहतर करने के लिए इसे कुछ ना कुछ तो करना था। हसरत भरी नजरों से इन्हें देखते इसने वहां से छलांग लगाने की ख्वाहिश को बाहर की तरह दिल में दबा लिया। वो वहीं खड़े एलाइजा को पलट कर देखने लगी, जो कछुए की रफ्तार से इसकी जाने बढ़ रही थी।
शाम ढलने लगी थी। सराजीवा शहर की लाइब्रेरी की कदीम इमारत अपने अंदर मौजूद किताबों के खजाने पर नाज करती फखर से खड़ी थी। सर के खम से रिसेप्शन पर बैठे आदमी को सलाम करता दाऊद लंबे लंबे डाक भरता लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होने पर महल सा गुमान होता था, जिसकी एक वजह एक लाइब्रेरी का किसी पुराने महल के खंडरात पर तामीर होना था। नक्शे को वैसे ही रखा गया था। ऊंची किताबों के रैक्स, अंदर का माहौल सरगोशियों भरी खामोशी लिए हुए था। जहाँ बजा लोग मेज पर बैठे मुताला में मगन थे। कुछ स्टूडेंट्स मेजों पर किताबों के अंबार लगाए एक दूसरे की जानिब झुके नीची आवाज में बात कर रहे थे। इर्द गिर्द का जायजा लेते वो B3 सेशन की जानिब बढ़े। वहीं कुछ फासले पर बुक केपर्स किताबों से भरी ट्रॉलीज थी। घसीटते रैक्स में किताबें सेट कर रहे थे। कुछ देर तक किताबों की मुख्तलिफ रेक्स का जायजा लेने के बाद इसे बच्चों की फेरी टेल्स के दरमियान पाइट पेपर की नई कॉपी नजर आई। इसे उठाकर इसने एहतियात से सफ़ात के बीच कुछ तलाशना चाहा। फौरन ही इसकी नज़र छोटे से प्लास्टिक के बैग पर पड़ी। पैकेट नहायत दुबला पतला था, इसी वजह से बासानी किताब में दबा दिया गया था। इसने पैकेट जेब में डाला। इर्द गिर्द का एहतियातन जायजा लेकर वो लाइब्रेरी से निकल गई। करीब खड़ी अपनी स्याह कार में आकर बैठा और पैकेट से पतली सी चिप निकाल कर गाड़ी में लगी म्यूजिक प्लेयर में डाली। कोऑर्डिनेटर करके इसने प्ले का बटन दबाया तो सिपा के ऑपरेटिव सल्जूक की आवाज गाड़ी में गूंजी। इसे नए मिशन के लिए चुने जाने का संदेशा भेजा जा चुका था। मिशन हसन अल मगरिबी बोस्निया के मशहूर माफिया बॉस के खिलाफ तरतीब दिया गया था, जिसकी गैर मामूली हरकत पर सिपा की पहली ही नजर थी। मिस्टर फैल्कन इस नाम से इसे एजेंसी में पुकारा जाता था। हर सीक्रेट एजेंट को एक कवर प्रोफाइल दी जाती थी। इसे भी दी गई थी और ये नाम इसकी गैर मामूली सलाहियतों की बुनियाद पर इसे दिया गया था। बोस्निया में गैर कानूनी सरगर्मियों का आम करने और आर्म्स डीलिंग का बिजनेस बढ़ाने के लिए ग्लोबल क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के हेड हसन अल मगरिबी रूसी इंटेलिजेंस के साथ काम करने की तैयारियों में है। इसके बैनुल अक़वामी और सियासी अहम शख्सियात से अच्छे ताल्लुकात की बिना पर इसे रोका जाना काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। ताहम हमारे इस मिशन का मकसद इसके नापाक अज़ाइम को रोकना है। इसलिए हम आपका इंतखाब कर चुके हैं मिस्टर फैल्कन। आपकी टीम के लिए 4 अफराद का इंतज़ाम किया जा चुका है। गाड़ी में नस्ब स्क्रीन पर अब एक के बाद एक सीक्रेट ऑपरेटिव की प्रोफाइल भरने लगी। इन चारों से इसकी करीबी वाबस्तगी थी। 4 सालों में मुख्तलिफ मिशन संभालते इसने इनके टीम लीडर्स के तौर पर इनके साथ काम किया था। इसकी ज़िंदगी में हलचल पिछले साल एक मिशन मुकम्मल करते हुए मची थी। इसी के बाद स्क्रीन पर उभरने वाली प्रोफाइल ने इसे पहलू बदलने पर मजबूर किया। गाड़ी में ऑफिसर सलजूक की आवाज़ गूंज रही थी। मिशन के दौरान इस्तेमाल होने वाला इसलाह बमा गाड़ियों और नंबर प्लेट के आपको मुहैया किया जाएगा। मिशन की मज़ीद पॉलिसीज़ आप सिपा हेडक्वार्टर आकर जान सकते हैं। इस पैगाम को आप तक पहुंचाने का मकसद आपको मिशन के लिए अलर्ट करना है। डिवाइस में मौजूद चिप को पूरी तरह ज़ाया किया जाए। शुक्रिया। दाऊद सुल्तान की ग्रे आंखों में वही चमक उभर आई थी जो मिशन से पहले उभरती थी। वो पहले अपने काम के लिए निहायत संजीदा था। इसने डैशबोर्ड में से एक काले रंग की डिब्बा नुमा डिवाइस निकाली और चिप इसमें दाखिल कर दी। कुछ ही सेकंड में डिवाइस में से क्लिक की आवाज़ से साथ धुआं पड़ने लगा। चिप ज़ाया हो चुकी थी। इसने डिवाइस को टिश्यू से साफ करके वहीं डैशबोर्ड में डाला और घर की तरफ रवाना हो गया। इसे फिर से बिना बताए एक लंबे अरसे के लिए गायब होना था, लेकिन इससे पहले इसे मिशन की प्लानिंग में रद्दोबदल करना था। इसे इन चारों टीम मेंबर्स की जगह दूसरे टीम मेंबर्स चाहिए थे, वो जिनके साथ इसका पहले वास्ता न पड़ा हो, जिसके लिए अजनबी हो, महज अजनबी। नीला आसमान धीरे धीरे तारीकी में ढल रहा था। मास्टर शहर में अजानों की आवाज़ें गूंजने लगी। बाजारों में रोशनियां जलाई जा चुकी थी। मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स खोले जा चुके थे। ये वहां के करीबी पुलिस स्टेशन का मंजर था। बारूदी पुलिस ऑफिसर्स इधर उधर आ जा रहे थे। स्टेशन में चहल पहल थी।
बड़े से हॉल में 5 से 6 ऑफिस टेबल्स थीं, जहाँ बैठे पुलिस ऑफिसर्स आम शहरियों की शिकायत दर्ज करवा रहे थे। वो दोनों भी इन्हीं में से एक के मुकाबिल बैठ गई थी। परिसा के शहद रंग बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। नाक की नोक सर्दी के बायस हल्की गुलाबी पड़ रही थी। इसके परेशान चेहरे पर अजनबियत नहीं थी। वह सुकून से हर सवाल का जवाब दे रही थी, जबकि अलाइजा खिलाफ आदत खामोश बैठी थी। बुर्राक इस तरफ देखता तो इसकी तवज्जो पर इसके गालों पर सुर्खी फैल जाती। वो जवाबन रस्मा इसे देखकर मुस्कुरा देता और परिसा की बात पर सर हिलाते कंप्यूटर में डिटेल टाइप करने लगता। तुम फिक्र न करो, मैं वहाँ के सीसीटीवी कैमरास का जायजा लेकर तुम्हें मुताला कर दूंगा। शायद चोरी ना हुआ हो, गिर गया हो और किसी ने उठा लिया हो। पुलिस वर्दी पहने नौजवान ने इसे दिलासा दिया। इसके बाल सुनहरी घुंघराले थे और आंखें छोटी और नीली थी। चेहरे पर जा बजा सुरमई तिल थे, खासकर नाक की हड्डी के पास। और इसके मोहल्ले का रहने वाला था, तभी कभी कभार आते जाते इनकी हुडी के पास, नाक की हड्डी के पास। वो इसके मोहल्ले का रहने वाला था, तभी कभी कभार आते जाते इनकी दुआ सलाम हो जाती थी। इस वक्त वो भी इसको पूरी तवज्जो से सुन रहा था। शुक्रिया बुर्राक, बस मुझे अपनी डायरी की फिक्र है, बाकी बैग में चीजें अहम नहीं थी। जहां तक नॉवल की बात है, शायद मैं फिलहाल अपना पब्लिश होने का ख्वाब पूरा नहीं कर सकती। दोबारा लिखने का सोचते हुए भी इस पर उकताहट तारी हुई। इसके चेहरे पर उदासी फैली थी। अलायसा ने इसे फिक्रमंद चेहरा दिए देखा। फरीसा को इसकी गैर मामूली खामोशी पर हैरत हुई थी, लेकिन इसने अपने तासरात छुपाए रखे। मॉस्टर में जेर तामीर ब्लू लेक कसीनो तकमील के मराहल को पहुंच चुका है। गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो के एक और मरकज में इजाफा हो चुका है। कसीनो के मालकान का कहना है कि सामने लगी स्क्रीन पर चलने वाली न्यूज़ की जानिब वो तीनों मुतवज्जा हुए। ऐसी जगहों पर कौन जाएगा भला? ये इल्लीगल नहीं है। कुर्सी से उठते हुए इसने सामने लगी स्क्रीन पर दी जाने वाली खबर पर पूछा। इसके खामोश दोस्त भी जिस तरह नजरें चोरी छुपे बुर्राक का जायजा ले रही थी, इसकी हमराही में खड़ी हुई। ये पूछो कौन नहीं जानना चाहता। बुर्राक कंप्यूटर पर कुछ टाइप करते हुए इस्तेज़ाहिया हंसा। यहाँ आने वाले सयाहों की दिलचस्पियों को मद्देनजर रखते हुए कसीनो खोले जा रहे थे। अब ये ब्लू लेक कसीनो ही देख लो, जिस तेजी से खूबसूरती से इस पर काम हुआ है, दाद देने के लिए काबिल है। दूसरा, यहाँ के शहरियों के लिए भी इन चीज़ों को मामूली बनाया जा रहा है ताकि इस बिजनेस की शुरुआत हो सके। और देखा जाए तो इन क्लब्स वगैरह की तादाद काफ़ी बढ़ेगी। खैर ये बात छोड़ो, तुम्हारे दादा कैसे हैं? लगता है काफ़ी मसरूफ है आजकल अपनी नई नई फ्लोरसेट शॉप में। आखिरी अल्फाज पर मुस्कुराते जोर दिया। वो हनूस कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहा था। हाँ, शॉप काफ़ी अच्छी चल रही है, मुझे भी वहीं लगाना चाहिए है चाहते हैं। कहते हैं पौधों के दरमियान रहोगी तो स्ट्रेस कम होगा और अच्छी कहानियां लिख पाओगी। तुमने इनकी शॉप देखी? कुर्सी पर दोबारा बैठते हुए वो थोड़ा आगे हुई। शॉप के जिक्र पर इसकी आंखें चमकी और चेहरा खिल उठा था। ओ हाँ, मामा ने जिक्र किया था, वो तो बहुत मुतासर थी। मैं किसी दिन जरूर चक्कर लगाऊंगा। फिर अलायसा की जानिब देखा। आपका सवाल कैसे आपका स्कूल कैसे चल रहा है? कीबोर्ड पर परे खिसकाते अब वो हाथ सीने पर बांधते इनकी जानिब पूरी तरह मुतवज्जा हुआ था। ठीक ही, बस बच्चों के साथ वक्त अच्छा गुजर जाता है। अस्मत की तबीयत अब कैसी है? 1 हफ्ता हो चुका है। इसके असाइनमेंट्स करीब हैं। गोद में रखे हैंडबैग पर गिरफ्त सख्त किए इसने चेहरे पर इत्मीनान बरकरार रखा। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ले आऊंगा इसे, और खुद आपको बहुत याद करता है। अलायसा की मुस्कुराहट गहरी हुई। परिसा की जानिब देखा तो इसने चिढ़ने वाले अंदाज में इसे देखकर आंखें पटपटाई। चलो बुराक, जैसे ही कोई खबर हो मुझे इन्फॉर्म कर देना, बहुत देर हो गई है। मोबाइल की स्क्रीन रोशन करके इसने वक्त देखा और अलायसा को चलने का इशारा दिया। अलायसा ने पुलिस स्टेशन पर एक तायराना नजर दौड़ाई, अलविदाई नजरें बुर्राक पर डाली। वो इससे काम करता छोड़कर स्टेशन से बाहर आ गई। कुर्सी पर बैठा बुर्राक परिसा की पुश्त पर फैले बालों से नजर हटाता दोबारा अपने काम में मगन हो गया था। महमद पाशा मस्जिद के करीब रिहायशी एरिया में मौजूद 2 मंजिला ये पुराना कॉटेज वमा इस वसी गार्डन की हरियाली से भरपूर था। कॉटेज शहर के बाकी घरों की तरह गोल पत्थरों से तामीर किया गया था।
तिकोनी गुलाबी छत की बूंदाबांदी के बायस सिर्फ नजर आती थी। यहाँ के सारे घरों की छतें ऐसी ही थी। कॉटेज के पिछले हिस्से की खिड़कियां सीधा गार्डन में खुलती थी, जहां शमसुद्दीन साहब अपनी नई नई फ्लोरल शॉप खोल चुके थे। फ्लोरल शॉप ग्रीन हाउस की तर्ज पर बना था, जिसके अंदर और बाहर किस्म किस्म के फूल उगाए गए थे। कॉटेज और गार्डन को लकड़ी के बाड़ से चार दीवारी दी गई थी। इसने बाबा के इसने बाबा के घर को जाते पत्थरों से बनी रोश पर कदम रखा तो खामोशी से जैसे इसका इस्तकबाल किया। बाबा का घर दादा के कॉटेज के ऐन सामने था, ऐसे कि लकड़ी की बाड़ वाले दरवाजे से निकलो तो सामने चंद कदम की दूरी पर इनका दरवाजा था। बाबा, ये छोटा सा घर दादा के कॉटेज जितना खूबसूरत तो नहीं था। 3 कमरों और छोटे से लाउंज पर मुश्तमिल ये घर, जिसका एक कमरा मेहमानों के लिए था, दूसरे में यास्मीन होती थी और तीसरा परिसा और दारिया का हुआ करता था, जब तक वो दादा के पास शिफ्ट नहीं हुई थी। और जब से वो कॉटेज में रहने लगी थी, दारिया की बात बात पर से लड़ाई कम हो चुकी थी। दोनों के बीच 2 साल का फर्क था। अलबत्ता इस फर्क को दोनों ने कभी खातिर ख्वाह नहीं की दी थी। बाबा के घर पास रुककर इसने एक नज़र इनके दरवाजे को देखा और फिर घूमकर लकड़ी के छोटे से दरवाजे की तरफ आई और इसे खोलकर अंदर दाखिल हुई। हरी भरी घास, इस घास में पत्थरों से बना रास्ता कुछ कदम दूर कॉटेज तक जाता था, जबकि दाएं जानिब फैला वसी गार्डन और फिर वस्त में ग्रीन हाउस पर पड़ा बड़ा बड़ा सा फैंटेसिया फ्लोर लिखा हुआ था। कॉटेज की जानिब कदम बढ़ाते इसे याद आया, इसकी चाबी तो बैग में थी। कोट की आस्तीन से चेहरे पर गिराने वाले कतरों को पहुंचा और दरवाजे पर जोर डाला तो वो खुलता चला गया। तपे पांव चलते वो लिविंग रूम तक आए। शमसुद्दीन के कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर से इनकी बात करने की आवाज आ रही थी। वो कॉल पर थे। परिसा कमरे में दाखिल हुई तो इनके बेड पर फाइलें बिखरी पड़ी थी। फोन कंधे पर दबाए गिरे ऊनी स्वेटर पहने वो अलमारी में कुछ छान रहे थे। इनके बाल धुल ढलती उम्र के बायस सफ़ेद हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो सेहतमंद थे। खत के पुरानों ने अलमारी से सर बाहर निकाला तो इसे देखकर मुस्कुराए और कॉल बंद कर दी। आपने कॉल क्यों बंद कर दी? करते रहते बात। कॉल कट गई, बाद में कर लूंगा। तुम जल्दी नहीं आ गई? फोन बेड पर उछालते वो बोले, क्या बहुत खास बात थी? इनकी बात को नजरअंदाज करते इसने इनके चेहरे पर कुछ बोलना चाहा। मुझसे छुपाना चाहते हैं? वो एकदम से बोल उठी। इसकी तफ्तीश करने की आदत बचपन से थी। अरे नहीं बेटा, एक अहम फाइल ढूंढ रहा था। वो अब बेड पर बिखरा फैलाव समेटने लगे, वो भी कोट हैंग करके हल्के से नम बालों को समेट कर जूड़े में लपेटते बेड पर फैली फाइल्स इनकी तरफ बढ़ाए। स्या पैंट ट्राउजर पर ढीला ढाला सा टर्टल नेक स्वेटर पहने वो अपने हुलिये से लापरवाह सी थी। दोपहर की दोपहर की गई हुई हो अब वापस लौटी थी। खिड़की पर गिरे पर्दे हवा से लहरा रहे थे। इसके चेहरे पर दाएं बाएं गिरती लटें हवा के बायस उंगलियां उठाने लगी। दीदा, बोस्नियन जुबान में दादा को दीदा पुकारा जाता है। और हंसी हुई। मेरा बैग चोरी हो गया मुझसे। इनके हरकत करते हाथ एकदम रुके और नजरें इसके चेहरे पर रुकी। कहाँ? वो एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसकी तरफ आए। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? इसका चेहरा इधर उधर घुमाकर इसका जायजा लिया। हुआ है ना? अब इसके मुंह के जाविये बिगड़ने लगे, आंखें मोटे मोटे आंसुओं से भरने लगी। इसमें बाबा की दी हुई डायरी थी और मेरी नॉवल का मेन्यू स्क्रिप्ट भी। सर झुकाते इसने हाथ में पकड़ी फाइल को दोबारा बेड पर रखी। कौन सी डायरी? वो ठटके। वही जिसमें मामा रोज कुछ ना कुछ लिखती थी और इनकी निशानी थी। मेरे पास वो डायरी तुम अपने साथ लिए क्यों फिर रही थी? इसने अपनी आंखें साफ की। इसके सफ़ात चिपके हुए थे। मुझे इन्हें लाइब्रेरी जाकर खुलवाना था। क्या मतलब सफ़ात चिपके हुए थे? शायद बड़े बड़े डायरी के सफ़ात चिपक गए थे, वो खुल नहीं रही थी। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मैं इसे खोल नहीं पाई, जैसे गोंद से इसको चिपकाया गया हो। अब बेड राउंड से टेक लगाए वो बेचैनी से पाँव हिला रही थी, जबकि शमसुद्दीन फिक्र भरी नजरों से इसे देख रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? इस डायरी को मैंने गीला भी नहीं किया, ना ही कहीं बेइख्तियाती से रखा था। मैंने लाइब्रेरी से पुरानी किताबें उठाई हैं, यानी मेरी पैदाइश से भी पुरानी, लेकिन इनमें ऐसा कोई मसला तो नहीं था। दीदा, आपको क्या लगता है शायद बाबा से इस पर कुछ गिर गया हो? गहरी सांस लेते इसने उस लहजे में
उलझन भरी उकताहट थी, चेहरा बुझा हुआ था। शायद, लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो तुमने इसे खो दिया है। शमसुद्दीन ने ठंडे सांस भरी। वो अब एक फाइल उठाए इसका जायजा ले रहे थे। ये फाइल इसी कॉटेज की थी। वो इन्हें को देख रही थी। इसे मालूम था कि वो किसी कश्मकश में है, और वो ये जानती थी कि वो कभी बताएंगे नहीं। वो कभी भी ऐसी बातें ऐसी इसे नहीं बताते थे। इस बात पर वो कभी कभी इनसे नाराज भी हो जाया करती थी। मैंने बुर्राक को कह दिया है कि मैं इसने कहा है कि वो कोशिश करेगा। आप अपना काम करें। मैं सोने जा रही हूँ। हाथ पहलू से गिराते हुए वो बेड से उठी थी। अपना हैंग किया हुआ कोट उठाया और कमरे से निकलने के लिए कदम उठाए। फरीसा, अकब से आती शमसुद्दीन की आवाज पर वो रुकी। फिर पलटी वो वहीं दहलीज पर इनके कुछ कहने की मंतजर थी। वो घुटनों पर दोनों हाथ रखे बेड के किनारे पर बैठ गए। इनकी आंखों की चमक आज मानन थी। थोड़ी खुजाते वो गोया हुए, इधर बैठो। बेड की तरफ इशारा करते वो संजीदा थे। वो कदम कदम चलती इनके पहलू में खामोशी से जा बैठती। इसकी नजरें हनूज उसके चेहरे का जायजा ले रही थी। दीदा, कोई बात है क्या? आज आप परेशान लग रहे हैं। मुझसे शेयर करें, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। शमसुद्दीन ने फीका सा मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा। वो बहुत कुछ नहीं जानती थी। इसने बचपन से ही अपने करीबी रिश्तों को खोया था। इसकी फिक्रमंद आंखें इन्हें मजीद परेशान कर रही थी। वो जानते थे कि अगले लम्हे जो कुछ कहने वाले थे वो इसके लिए किसी शौक से कम ना होगा। मैं ये कॉटेज बेच रहा हूँ। उसकी आंखों में देखते वो बला कर बोल पड़े। परिसा धक रह गई। चेहरे पर बहुत से रंग एक लम्हे में बदले, और फिर पहल ना समझी से इन्हें देखे गई। फिर जैसे होश में आई वो एकदम उठ खड़ी हुई। दीदा, कि ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी आवाज में लड़खड़ाहट थी। इनकी बात से इसे जैसे झटका लगा था। ये जगह इसके दिल के करीब थी। वो ख्वाब में भी इसे खोना नहीं चाहती थी। दीदा के फ्लोरल शॉप, ये कॉटेज, और सबसे ज्यादा इसका खूबसूरत सादा सा कमरा, जिसके टेरेस से ओल्ड मॉस्टर ब्रिज का खूबसूरत मंजर दिखता था। जहाँ कुर्सी जहाँ रखी कुर्सी पर बैठकर वो घंटों लैपटॉप पर लिखती जाती या दीदा के साथ बैठकर खाना खाती। इसके कमरे की खिड़कियां जो कि सीधा दरिया एमरलैंड की सिंध खुलती थी। इसके लिए ये घर जन्नत के टुकड़े जैसा था। वो ऐसे ही इसको किसी और का होने देती। दीदा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्यों बेचेंगे आप ये कॉटेज? आपने कहा था या आपने मेरे लिए बनाया है? आंखें पानी से भर गईं। और आपकी फ्लोरल शॉप, ये गार्डन, आप ये सब कैसे बेच सकते हैं? मैं आपको ऐसी गलती नहीं करने दूंगी। गुलाबी मतोरा आंखें इन पर टिकाए इसने नफी में सर हिलाया। चेहरे पर बेचैनी थी। बैठकर इसका दिल भारी होने लगा था। मुझे याद है सारी बातें। मैं अपने वादे से फिरगा नहीं हूँ। ये जगह तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी, लेकिन अभी इसे बेचना जरूरी है। तुम बहुत समझदार हो। मुझे उम्मीद है तुम सब समझ जाओगी। चेहरे पर शिकस्त खुर्दा मुस्कुराहट लिए इन्होंने खफा जज्बात को चेहरे पर आने से रोका, और इसके बाल नरमी से सहला रहे थे। क्या आप किसी का कर्ज वापस कर रहे हैं? एक दफा आपने किसी कर्ज की बात की थी, और ये कि आपको जल्द लौटाना है। हम्म कर्ज ज्यादा है, कॉटेज अच्छी जगह पर होने की वजह से अच्छी कीमत दे रहा है, तभी इसको बेचने का सोचा। फ्लोरल शॉप और फार्म तुम्हारे नाम पर रहेगा, इसे मैं किसी को नहीं बेच रहा। नफी में सर हिलाया। आखिर फ्लोरल शॉप तुमसे बेहतर कौन चला सकता है? एक बार फिर मुस्कुराते हुए इन्होंने इसके बाल सहलाए। इनका लहजा सोगवारियत लिए हुए था। किसी और तरीके से चुका देंगे हम। इनका हाथ झटकते वो बादल में खास्ता उठ खड़ी हुई। इसकी दुनिया छिन रही थी और वह मुस्कुरा रहे थे। हम सही वक्त पर इसे वापस ले लेंगे। अभी इसका बेचा जाना जरूरी है। लेकिन तुम इस बात का जिक्र यास्मीन से नहीं करोगे, ना ही अपनी बहन से। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान। जब जरूरी होगी, जब जरूरत होगी, इन्हें मैं बता दूंगा। मैं इन दिनों जरा मसरूफ हूँ। फ्लोरल शॉप तुम्हें संभालनी पड़ेगी, और मैं जानता हूँ तुम ये काम अच्छी तरह कर सकती हो। यानी तुम्हें कहीं और जॉब ढूंढने की जरूरत भी नहीं। कोई और मौका होता है तो शायद वो खुशी से उछलने लगती, लेकिन इस वक्त इसे कॉटेज की फिक्र थी। वो वजह जानने के लिए इन पर जोर नहीं डालना चाहती थी। इसे इन पर भरोसा था। वो जानती थी ये फैसला उन्होंने काफी सोच विचार के बाद किया होगा। तभी इसने इस बात में सर हिलाया जैसे वो इनको समझ रही थी। कब तक बेचेंगे कॉटेज को? अब इसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो जानते थे हल्के एहतजाज के बाद भी वो ये बात तस्लीम कर लेगी।
चंद दिनों में एक ठंडी सांस खारिज करते हुए वो इसे इसके मुरझाए हुए चेहरे को देखने लगे। फिर उठते हुए खिड़की तक गए और दोनों पत्थर बंद कर दिए। खिड़की से बाहर रखे गमलों में पौधे तेज हवा के बायस कई पत्ते गिर चुके थे, जिसने कमरे में ठंडी बढ़ा दी थी। खिड़की बंद हुई तो हवा का रास्ता भी बंद हो गया। इसके बिखरते बाल साकित हुए। मेरी किस्मत ऐसी क्यों है दीदा? मेरी पसंदीदा चीज या लोग मेरे पास क्यों नहीं रह जाते? सारे बुरे हालात मेरा पीछा क्यों करते हैं? मैं बार बार ये ख्याल दिल से निकालती हूँ, लेकिन हर चीज मुझे एहसास दिलाती है जैसे मैं बदकिस्मत हूँ। आप कहते हैं मुझे अपने से कमतर लोगों का जायजा लेना चाहिए ताकि मुझे अपने आसपास मौजूद नेमतों का अंदाजा हो, लेकिन सारी अहम नेमतें एक के बाद एक छिनती जा रही हैं। मुझे अब अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती। मैं जो कुछ करती हूँ इसमें कामयाब नहीं हो पाती। जैसे मेरे इर्द गिर्द की तवनाई हर शय को मुझसे दूर भागने पर मजबूर करती हो। इसका चेहरा शिद्दत जज्बात की वजह से सुर्ख हो रहा था। तन्हाई का एहसास फिर से इस पर हमलावर हो चुका था। इसे फिर से अपना आप तन्हा लगने लगा। इसे हमेशा छिन जाने का खौफ रहता, जैसे हर शय से छीन ली जाएगी। अल्लाह ने अपने करीबी बंदों को मुश्किलात से गुजार कर आजमाना होता है, ताकि वो देख सके कि ये इंसान ऐसी मुश्किल में कैसा फैसला करता है। तुम्हें अपनी किस्मत को कोसना नहीं चाहिए बेटा। किस्मत को जैसा हम सोचते हैं वैसी नहीं होती। हमें अल्लाह ने किस्मत के मामले में बेबस नहीं बनाया। वो पहले हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता है, फिर इन मुश्किलात के लिए कई हल निकाल देता है, और फिर आखिरी फैसले को हम पर छोड़ देता है। देखने के लिए इसका बंदा कैसी राह चुनता है। वो सारी फाइलें समेट चुके थे, अब अलमारी का पद बंद करके अपने साइड टेबल तक गए। हम इंसान पत्थरों के मानिंद हैं। जब तक जमाने की कारी जरबें हम पर ना पड़े हम हीरा नहीं बन सकते। कुछ पत्थरान जरबों के लगने से टूट जाते हैं, लेकिन जो इन ज़रबों को बर्दाश्त करते हैं वो हीरे में ढल जाते हैं। खुद को तुम्हें टूटने नहीं देना, बल्कि हीरा बनने देना है। हर मुश्किल अपने साथ रोशनी लेकर आती है, समझ रही हो सिंड्रेला? अब वो साइड टेबल की दराज से कुछ निकाल रहे थे। देदा आप कहीं जाएंगे तो नहीं ना, है ना? इसने अपना खदशा बयां किया। मैं कहाँ जाऊंगा? वो जोर से हंसे। सिंड्रेला को सौतेली माँ और सौतेली बहन के पास छोड़कर जाना नहीं चाहता। वो इसे हमेशा ऐसे ही छेड़ते थे। मैं तो यही हूँ, ये लो। कदम कदम चलते परीसा के करीब आकर इन्होंने इसकी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। लेकिन ये अभी नहीं खाना, वरना मालूम है रात को दांत में दर्द होता है। दोनों हाथ उठाते हुए इसके चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट फैली। वाह भाई, हमारी सिंड्रेला तो अक्लमंद हो गई है। वो खिलकर हंसे। वैसे दीदा, क्या मेरे पास फेरी गॉड मदर नहीं आ सकती जो मुझे भी किसी महल में भेज दे, लेकिन वो जादू हमेशा बरकरार रहे, ना कि 12 बजने के बाद जायल हो जाए। हाँ हाँ, इसके लिए तुम्हें खुद जादू सीखना पड़ेगा। फेरी गॉड मदर का जादू हमेशा जल्दी जायल होता है। इनकी बात पर इसने मुंह बनाया। चलो अब कमरे में जाओ, देर हो गई है। तुम्हें सुबह सवेरे फ्लोरल शॉप पर जाना है। मैं अपनी नींद पूरी करके सुकून से तुम्हारी सर्विस देखने आऊंगा। इनकी बात पर अब वो फीका सा मुस्कुराई। फिर फ्लोरल शॉप का सोचकर इसके दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई। एक लफ्ज इसके जहन में रंग बिरंगे फूल लहराए और इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। इसे कॉटेज के जाने के गम को खुद पर सवार नहीं करना था। इसे अब चीजों को खो देने की आदत हो जानी चाहिए थी। अगर इसके साथ कुदरत ऐसे पेश आ रही थी तो ऐसे ही सही, इसे कबूल करना था। कम ऑन, आई एम ऑन इट बॉस। इन्हें सल्यूट करते वो अज़म से बोली और अपना कोट लिए कमरे से बाहर निकल गई। सुबह की हल्की रोशनी सराजियो शहर पर पूरी तरह फैल चुकी थी। रात भर बारिश की हल्की फुल्की फुहार ने शहर को गीला कर दिया था और चारों तरफ ताजगी नजर आती थी। शहर के रिहायशी हिस्से से थोड़ा दूर ये सिपा के हेडक्वार्टर का मंजर था। चारों तरफ से मजबूत लंबी दीवारें, जिन पर जा बजा हिफाजती चेक पॉइंट्स दूर से नुमाया दिखते थे। दीवार पर लगी लोहे के कांटेदार तारे और कैमरे इमारत की सख्त हिफाजती नोईद का अंदाजा लगाने को काफी थे। बड़े से कदादम लोहे के दरवाजे पर मुस्तैद बारूदी मुहाफिज आने जाने वालों
की चेकिंग के लिए मुतय्यन अपनी रोजमर्रा की रूटीन में मसरूफ दिखाई देते थे। चार दीवारी के वस्त में मौजूद इस बड़ी सी कई मंजिला इमारत को चारों तरफ से हरे भरे मैदान ने घेर रखा था। ये वही जगह थी जहां सुबह के वक्त नए एजेंट्स वहां इनके ट्रेनर्स के जॉगिंग करने के लिए आते थे। इमारत का अगला हिस्सा शीशे की दीवारों का बना था, वहां से बाहर होने की वाली हरकत बखूबी दिखती थी। यही दीवारें इमारत के अंदरूनी हिस्से को दिन के वक्त सूरज की रोशनी से मुनव्वर रखती थी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल इस इमारत के ऑपरेशन कमांडो रूम में इस वक्त एक लंबी सी टेबल के गिर्द 5 अफराद बैठे थे। सरबराही कुर्सी पर ग्रे कोट सूट में मिशन ऑपरेटिव सुलजूक अहमद बुराजमान थे। इनकी उम्र लगभग 50 साल थी। कनपटी पर मौजूद सफेद होते बाल वो हमेशा की तरह स्मार्ट और चाको चौबंद नजर आ रहे थे। वो बात करने के दौरान अपने अकब में मौजूद बड़ी सी स्क्रीन की जानिब कुर्सी घुमाते और रिमोट से इस पर उभरने वाली स्लाइड्स को आगे पीछे करते जाते। स्क्रीन पर मुख्तलिफ फाइल्स खुली थी। एक तरफ बोस्निया के शहर मॉस्टर के नक्शा था, जिस पर जा बजा सिर्फ धब्बे उभरते और मिटते जाते। ये वो इलाके थे जहां सिपा ऑपरेशन करने वाली थी। स्क्रीन पर दूसरी जानिब मौजूद 50-55 साल आदमी की तस्वीर थी, जिसके नीचे हसन अल मगरिबी लिखा था। दो अफराद लैपटॉप पर तेजी से काम करते जा रहे थे। इनमें से एक के बराबर में एक खूबरू सा नौजवान बैठा था। बैठे रहने के बावजूद इसके दराज कद का अंदाजा लगाया जा सकता था। ये दाऊद सुल्तान था, जिसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। सबकी नजरें इसी पर जमी थी। ये इसका सीपा के साथ 5वां मिशन था। इसके स्याह बाल हमेशा की तरह माथे पर बिखरे थे। ग्रे आंखों में जहानत भरी चमक थी। सफेद शर्ट पर ब्राउन पफर कोट पहने वो निखरा निखरा सा हाथ में मौजूद कप से घूंट घूंट कॉफी पीता जा रहा था। रिवॉल्विंग चेयर पर आगे को होते इसने कॉफी कप मेज पर एक तरफ रखा और दोनों हाथ बाहम फंसाते हुए गोया हुआ। मेरी एक शर्त है, मुझे ऐसी टीम चाहिए जिससे मेरा पहले पहले से कोई वास्ता ना हो। इसकी गंभीर आवाज अटल फैसला लिए हुए थी। इसकी बात पर पहलू में बैठे दोनों अफराद लैपटॉप पर काम रोककर सुलजूक अहमद और इसे देखने लगे। एक ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर से नादीदा गर्द साफ की, जबकि फारूक अजीम अजदीन नजरें फैलाकर फेरकर इसकी मुस्कुराहट नजरअंदाज करता दाऊद की तरफ मतवज्जा हुआ। दाऊद, मेरे ख्याल में एजेंसी की तरफ से मुंतखब की जाने वाली टीम के साथ तुम ठीक से काम कर सकोगे। ये मिशन बहुत अहम है और खतरनाक भी। हमें ऐसे अफराद चाहिए जो भरोसामंद हो। ये ये तारिक था, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का एजेंट। इसका माथा बाल गिरने के बायस चौड़ा हो चुका था, जिसके बायस दाऊद का हम उम्र होने के बावजूद इससे उम्र में बड़ा दिखता था। बोस्नियन लोगों की तरह इसकी रंगत भी साफ थी। आंखें छोटी और अयारी की चमक से भरपूर थी। सफेद कॉटन की शर्ट पर ग्रे स्वेटर पहने वो दाऊद सुल्तान से गैर मुतफक दिखाई दे रहा था। भरोसामंद अफराद पिछले मिशन में भी थे। एक के धोखे ने इस एजेंसी के अहम तरीन लोग मार दिए। मैं दोबारा किसी की मामूली गलती की वजह से एजेंसी के अहम लोगों और दोस्तों को नहीं खो सकता। मिशन को पूरा करना मेरा काम है। आपका काम मुझे स्ट्रांग बैकग्राउंड फराहम करना है। संजीदगी से कहते वो आरामदा कुर्सी पर पीछे को हुआ। सुलजूक अहमद एक हाथ में रिमोट लिए दूसरे हाथ में बंद मुट्ठी मुंह पर जमाए पूरी तरह इसकी जानिब मतवज्जा थे। हम किस बिना पर ये रिस्क ले? तुम हमें क्या गारंटी दोगे कि तुम्हारे तरीके से काम करने पर ये मिशन काम कर जाएगा? मेरा मशवरा यही है कि खुद को ओवर स्मार्ट जाहिर करने के बजाय एजेंसी के ऑर्डर्स को ही फॉलो किया जाए। हमारे मुकाबले कोई और नहीं बल्कि हसन अल मगरिबी है, जो कि एक बड़ी माफिया का बॉस है। इसके बाएं जानिब बैठा तारिक इसके बात पर पहलू बदलते हुए बोला। दाऊद सुल्तान की चुपती हुई नजरें तारिक को अपने आर पार महसूस हुई। बाकी अफराद अब पूरी तरह इन दोनों की जानिब मतवज्जा थे। तारिक की मदाखलत पर फारूक अजदीन के चेहरे पर नागवारी फैल गई थी। मिशन की कामयाबी की गारंटी इस टीम के साथ काम करने पर भी नहीं की जा सकती थी। पहले से हम कुछ नहीं कर सकते, अलबत्ता अगर इस बार की मिशन की जिम्मेदारी मुझ पर आयद की जा रही है तो वजह सामने है। मेरे पिछले मिशंस कामयाब रहे हैं, इसलिए इस मामले में भी मुझ पर भरोसा किया जाए। मैं किसी भी किस्म के रिस्क की पूरी जिम्मेदारी ले लेता हूँ। वो तारिक को नजरअंदाज करता ऑफिसर सुलजूक की जानिब मतवज्जा था।
طارق بحرین کے چہرے پر موجود مذاق اڑاتا تاثر گہرا ہو چکا تھا۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے افراد میں ایک کو اسکرین پر کچھ ٹھیک کرنے کی ہدایت دیتے تو وہ داؤد سلطان کی بچکانہ شرٹ پر کے مارنا چاہتا تھا۔ یعنی یہ بندہ خود کو سمجھ کیا رہا تھا، مانا کہ کئی مشنز کی کامیابی سے پورا کرنے کے بعد یہاں اس کا ایک نام تھا۔ لیکن ایسا بھی کیا اس کی ہر بات مانی جائے؟ یقیناً وہ آفیسر کے غصے کو چھیڑنا چاہتا تھا۔ اوپر سے آنے والی طے شدہ ہدایات بدلنا ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، موجود طے شدہ ٹیم کو ہم ضرورت پڑنے پر بیک اپ ٹیم کے طور پر تیار کر سکتے ہیں۔ آپریشن کے لیے نئی ٹیم کو جلد منتخب کرنا پڑے گا۔ داؤد، تم مشن کے لیے اپنی تیاری مکمل رکھو، جیسے ہی ٹیم ریڈی ہوگی مشن ایکٹیو ہو جائے گا۔ جلدی جلدی ہدایات دیتے وہ دوبارہ اسکرین کی جانب متوجہ ہوئے۔ طارق بحرین نے چونکتے ہوئے آفیسر کو دیکھا، اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ لب بھینچتے ہوئے اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ ایسا بھی کیا تھا جو اس کی بات پر وہ طے شدہ ہدایات بدل رہے تھے؟ اس نے داؤد سلطان کو زہریلی نظروں سے دیکھا، جس کی نگاہیں اسکرین پر مٹی ابھرتی تصاویر پر تھی، جو سلجوق احمد کی بات پر سر کو خم دیتے ہوئے جیسے حامی بھرتا۔ اس کے اندر جلن کا احساس پوری شدت سے سر اٹھانے لگا، جس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ کئی سالوں سے جدوجہد کر رہا تھا۔ وہ داؤد سلطان کو اتنی آسانی سے مل رہی تھی، یہ چیز اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اپنے کمرے تک آتے اس کے قدم من من کے ہو رہے تھے، دل میں ہوتے درد کو دباتے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا کمرہ سادہ تھا، کمرے کے وسط میں پڑے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا کوٹ دائیں جانب پڑے صوفے پر پھینکا۔ شہد رنگ سلکی بال کا جوڑا پھسلتے ہوئے کندھے پر بکھرنے لگا تو اسے کیچر میں لپیٹ کر وہ بیڈ پر جھٹکے سے بیٹھی۔ دماغ پر یادوں کا بوجھ بڑھنے لگا۔ ماضی کے واقعات یکے بعد دیگر ذہن کے پردے پر حرکت کرنے لگے۔ پہلے بابا کے ساتھ یاسمین اور داریا کی آمد، جس نے شروع میں اسے خوشی سے سرشار کر دیا، لیکن ان کے سرد رویوں نے کچھ ہی دنوں میں اس کی خوشی پر پانی پھیر دیا۔ ماما کو تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ بابا کہتے تھے وہ اس کی پیدائش کے 1 سال بعد چل بسی تھی، لیکن جب 17 سال کی عمر میں بابا یوں اچانک سے ان کی زندگیوں سے گئے تو اسے اس صدمے سے نکلنے کے لیے 3-4 سال لگے۔ اور اب وہ اس کا اور دادا کا یہ کاٹیج، وہ کسی اور کو یہاں کیسے برداشت کرے گی؟ بستر پر پیچھے گرتے وہ لمحوں تک خالی ذہن اور وہ خالی آنکھوں سے کمرے کی چھت کو تکنے لگی۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں سے چند آنسو نکل کر بستر پر گر کر جذب ہوئے۔ دل میں اٹھتے درد نے اس پر بے چینی کا حملہ کیا۔ اس کے سانس گھٹنے لگی، وہ ایک دم اٹھی اور ٹیرس کی سلائڈنگ ڈور تک آئی۔ شیشے پر ماتھا ٹکا کر وہ باہر جھانکنے لگی۔ اوپر چاندی پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چاروں طرف سے جھینگروں کی تیز کم ہوتی آواز گونج رہی تھی۔ اکا دکا سڑک پر چلنے والی گاڑیوں کی آواز سے گونج جاتی، اور تبھی اچانک اس کی نگاہیں نیچے پھسلیں اور ٹیرس کی دیوار پر گئی۔ وہ ٹھٹک سی گئی تھی۔ اس کا سفید رنگ کا ٹوٹ بیگ دیوار پر ہی پڑا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں مس لی، شاید نظر کا دھوکا ہو، اور دوبارہ ہاتھ سلائڈنگ ڈور پر جما کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر باہر دیکھا۔ بیگ وہاں سے غائب نہیں ہوا تھا، وہ ہنوز وہیں تھا۔ اس نے دروازے کا لاک کھول کر اسے ایک طرف سرکایا۔ ادھر ادھر کا جائزہ لے کر وہ بیگ تک آئی۔ ہمت کر کے اسے اٹھایا تو اسے اندر کسی شے کا احساس ہوا۔ عجلت میں بیگ کھول کر اندر جھانکا تو اس کے ناول کا ڈرافٹ صحیح سلامت سے اسے اندر دکھائی دیا۔ رفتن اس نے گردن اٹھائی اور سامنے دیکھا۔ خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ گردن گھما کر اس نے ٹیرس کا چاروں طرف سے جائزہ لیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس نے بیگ کو اونچا کر کے دیکھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ بیگ اولڈ برج کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کندھے سے غائب ہوا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دریا پہ پڑتا چاند کا عکس اور گھپ اندھیرے میں اولڈ برج اس پر وحشت طاری کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ جھٹکے سے پلٹی، بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا، اور شاک کے عالم میں گلاس ڈور سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو جناب مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کیسی لگی۔ مجھے پتا ہے کافی لوگوں کو بورنگ لگے گی، کافی لوگوں کو انٹرسٹنگ لگے گی۔ اب ہر کسی کی چوائس اپنی اپنی ہوتی ہے۔ اس کے 10 چیپٹرس آ گئے ہیں، تو یہ فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو باقی کے 9 چیپٹرس ہیں انشاءاللہ۔ اب باقی کے جو ہیں وہ ریگولر بیسس پہ کر دوں گی انشاءاللہ اپلوڈ۔
اور کچھ کے جو ہیں وہ پارٹس بنانے پڑیں گے کیونکہ کچھ چیپٹرز تھوڑے سے لانگ ہیں، تو مے بی 2 پارٹس میں کنورٹ کر دوں میں، لیکن کوشش میری ہوگی کہ آپ لوگوں کو ایک چیپٹر ایک ہی ایپیسوڈ کا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتائیں آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا؟ اور چلیں جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔